हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। चलो स्टार्ट कर रहे हैं अपना नेक्स्ट पार्ट इस वीडियो का। ठीक है ना। देखो पहला पार्ट आया, रेस्पॉन्स काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और आई एम हैप्पी। इसीलिए अभी देखो, जैसा कि मैंने अभी एक आज लाइव सेशन आने वाला है 5 बजे। ठीक है ना। कौन सा दिन है भाई, आज दिन का डेट कितना है। हाँ, आज 24 में है ना। 24 में को शाम में 5 बजे मैं लाइव आने वाला हूँ। ठीक है। ये वीडियो आप लोग को लगभग लगभग 1 या 2 बजे मिल रही होगी। ठीक है। तो इसे देख लेना और इसके देखना 5 बजे मुझसे ज्वाइन करना। कोई भी जैसा डाउट होगा तो पूछना मुझसे। ठीक है। उसके साथ साथ हम लोग और भी चीज़ों पे बात करेंगे कि हम लोग कैसे इसका सॉल्यूशन करने वाले हैं, किस ढंग से। देखो, डिसीजन तो फाइनल हो गया है कि लाइव में आने वाला हूँ और फ़ोन से मैं लाइव आने वाला हूँ। एनटीए के ऐप को ही मैं दिखाने वाला हूँ। उसी के साथ हम लोग लाइव सेशन उसका सॉल्यूशन और समझने वाले हैं, हर क्वेश्चन को क्या है, एग्जामिनर का माइंडसेट क्या है, हर क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे, अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। तो हर बायोलॉजी सेशन का कम से कम 1 से 1.5 घंटा समय तो लगेगा, क्योंकि 90 क्वेश्चन है। सोचो ना, अगर एक क्वेश्चन को बनाने आपको एक समय लगता है, 1 मिनट लगता है, तो हम लोग अगर 2 मिनट भी एक क्वेश्चन पे देते हैं तो 180 मिनट हो जाता है। एंड दैट इज 3 आवर्स, वो कि बहुत ज़्यादा हो जाता है। लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश करेंगे कि 1 से 1.5 घंटा में हम लोग उस हर टेस्ट के 90 क्वेश्चन को कंप्लीट कर ले। और हर दिन ये आएगा। ठीक है ना। हर दिन आएगा। और जो बच्चे लाइव सेशन में नहीं जुड़ पाते हैं वो नॉर्मल वीडियो के रूप में उसे देखें और वो कमेंट करें। ठीक है। कमेंट करने के बाद आप जो भी डाउट होगा आप मुझसे पूछिए, मैं उसको आपको कमेंट में आंसर कर दूंगा। ऐसे तो मैं मैसेंजर पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पेज पे, अनअकैडमी सब पे हूँ। सारे जगह मेरे मैसेजेस फ्री हैं। ऐसे अनअकैडमी में कॉइन्स लगते हैं, वहाँ भी मुझे आपको कॉइन्स नहीं देने पड़ेंगे। आप वहाँ भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है। सारे लिंक जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ना आपको मिल जाते हैं, तो आप वहाँ से भी जाके मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है। किसी तरह के भी डाउट को लेकर के। लेकिन आज शाम में 5 बजे जरूर जुड़िएगा। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी देखो, इस वीडियो में हम लोग 30 क्वेश्चन देखेंगे। फिर 30 क्वेश्चन का एक और सेक्शन आएगा। ठीक है ना। क्योंकि देखो, ये वाला पहला वीडियो का ना मैंने पहले से स्लाइड्स बना लिया है, तो इसको कम से कम एटलीस्ट हम लोग स्लाइड्स में कर लेते हैं। फिर हम लोग अगले दिन से हर टेस्ट को टेस्ट नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे और हर दिन हम लोग 90 क्वेश्चन एक ही वीडियो के अंदर कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। आई एम सेइंग कोशिश करेंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हम लोग कंप्लीट कर लें। अगर नहीं होगा तो हम लोग 2 लाइव सेशन लेंगे और एक ही टेस्ट को 2 बार करके कंप्लीट करेंगे। ठीक है। अगर लेंथ ज़्यादा होगा वीडियो का तो। ओके। आते हैं द रोल ऑफ बैक्टीरिया इन कार्बन साइकिल। देखो, हमारा स्कोर जो था अभी तक 30 क्वेश्चन में हमारा स्कोर था 27N। देखो, स्कोरिंग कहने का मतलब क्या है मेरा, कि हम लोग देख रहे हैं कितने क्वेश्चन एनसीईआरटी से, और ये मैं हर टेस्ट में करने वाला हूँ। इससे पता है कि रिव्यू मिल जाएगा आपको कि हर टेस्ट में एनटीए जो दे रहा है उसमें कितने क्वेश्चन वो एनसीईआरटी से पूछ रहा है, कितने क्वेश्चन एनसीईआरटी से वो नहीं पूछ रहा है। ठीक है। और भी ज़्यादा इंटरेक्टिव बनाएंगे इस सेशन को हम लोग। मैं एनसीईआरटी किताब से आपको बताऊंगा कि इस पेज में क्या लिखा हुआ है, उस पेज में क्या लिखा हुआ है, वो सब चीज़ लाइव सेशन में होगा। अभी इस टेस्ट को देखते हैं। टेस्ट 1 है ये अभी तो। 27N हमारा स्कोर था। कहने का मतलब 30 क्वेश्चन हम लोग ने बनाए थे पहले वीडियो में, उसमें 27 क्वेश्चन हमारे लिए एनसीईआरटी से थे, बिल्कुल एनसीईआरटी से थे, उसके कॉन्सेप्ट से बेस्ड थे, उसके लाइंस थी वो एनसीईआरटी की। आपको समझना पड़ेगा। अब देखो कि आपको अगर लगता है कि 30 क्वेश्चन में सर बस और बस 20 क्वेश्चन एनसीईआरटी से था, इसका मतलब 7 क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आपका मिसिंग है। 7 क्वेश्चन भी एनसीईआरटी में था लेकिन आपको पता नहीं चल रहा, इसका मतलब आपको एनसीईआरटी दोबारा पढ़ने का जरूरत है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हम लोग स्कोरिंग करते चले जाएंगे और लास्ट में देखेंगे कि 90 क्वेश्चन में कितने स्कोर हम लोग को मिले, यानी कहने का मतलब कि कितने क्वेश्चन हमारे एनसीईआरटी से थे, ये हम लोग चेक करेंगे। बहुत बच्चे कह रहे हैं क्वेश्चन जो है पास्ट ईयर का है, बिल्कुल पास्ट ईयर का है। मैंने इस बारे इस टॉपिक को डिस्कस किया है एक वीडियो में, अपना पहला वीडियो में, जिसमें एनटीए का मैंने पूरा का पूरा इस ऐप का एनालिसिस किया है। प्लीज उसे जाके देखो, मैंने बहुत सारी बातें कही हैं उसमें। उनको अगर यहाँ कहूँगा टाइम वेस्ट होगा। ठीक है ना। तो हमारा रोल देख रहे हैं। देखो, बैक्टीरिया का रोल क्या होता है कार्बन साइकिल में, फोटोसिंथेसिस। देखो, बैक्टीरिया तो फोटोसिंथेसिस कर नहीं सकता ना, वो हमारा कीमोसिंथेसिस करता है। ठीक है ना। फोटोसिंथेसिस कहने का मतलब होता है कि लाइट से लेकर के सिंथेसिस करना फूड को। ठीक है। बैक्टीरिया अपना खाना खुद बनाता है। बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया है जो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, नो डाउट इन दैट। ठीक है ना। अब बता रहा है कि कार्बन साइकिल में क्या वो कीमोसिंथेसिस करता है। भाई, कार्बन साइकिल के लिए, कार्बन का जो साइकिल होता है उसमें कीमोसिंथेसिस क्यों करेगा बैक्टीरिया, उसमें नहीं कर सकता है वो। ठीक है ना। आता है डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। देखो, कार्बन साइकिल क्या होता है। कार्बन साइकिल मतलब होता है कि हमारे पास ऑर्गेनिक, हमारा जो फ्लैश है, मान लो ह्यूमंस बीज है, जो एनिमल्स है, उनका जो बॉडी है वो कार्बोहाइड्रेट से बना है, तो उसमें मसल्स हैं, ग्लाइकोजन स्टोरेज होता है ना। फिर हमारा जो सेलुलोज होता है प्लांट का, जो सेल वॉल होता है, तो बहुत सारी चीजें जो ऑर्गेनिक मैटर है ना वो कार्बन से बना हुआ है ना, वो क्योंकि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। अगर वो कार्बन से बना हुआ है तो जो डिकम्पोज होगा, क्योंकि बैक्टीरिया क्या करता है, डिकम्पोजिशन करता है। डिट्रैक्टर्स फूड चेन में भी हम लोग इसको देखे हैं। फिर हम लोग जब माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर पढ़ते हैं तो वहां भी हम लोगों ने देखा था कि बैक्टीरिया की मदद से हम लोग जो कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है उसको हम लोग रिसाइकिल करते हैं। तो वो चीज जो होता है यहाँ पे डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये करता है बैक्टीरिया। इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि कार्बन साइकिल में बैक्टीरिया करता क्या है एक्चुअली में। ठीक है ना। क्योंकि बैक्टीरिया का बहुत सारा रोल होता है। बैक्टीरिया कैन वो डिजीज भी कर सकता है बैक्टीरिया, है ना। बैक्टीरिया आपके दही को भी जमा सकता है। कार्बन साइकिल में ये डिकम्पोजिशन करता है ऑर्गेनिक कंपाउंड का। कई सारे ऑर्गेनिज्म में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में भी रहता है।
ये एक तरह का पैरासाइटिक जीव भी हो सकता है, देखिए बहुत कुछ कर सकता है बैक्टीरिया। लेकिन हम लोग को कार्बन साइकिल के रेस्पेक्ट में बात करना है। ये क्वेश्चन बिल्कुल एनसीईआरटी से था, हमारा स्कोर 28N हो चुका है, ठीक है, 31 क्वेश्चन में 28N हो गया है हमारा स्कोर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, एवोल्यूशन ऑफ O2, एक चीज बताता हूं मैं, हमारे एनसीईआरटी में 2 बार लिखा हुआ है, यू बैक्टीरिया में बैक्टीरिया लिखा हुआ है और बीजीए लिखा हुआ है। एक एवोल्यूशन से एक क्वेश्चन आता है इससे रिलेटेड, वो क्वेश्चन क्या है, वो क्वेश्चन ये कहता है, उसका मतलब ये है क्वेश्चन का कि जो बीजीए है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, वो पहला बैक्टीरिया था जो कि ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस किया था, ठीक है ना। ऑक्सीजेनिक कहने का मतलब होता है कि जो ऑक्सीजन रिलीज किया, जिस कारण से हमारा जो इवोल्यूशन के अंदर हमारा जो अर्थ जो कि रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर का था, वो ऑक्सीजेनिक एटमॉस्फेयर का बन गया, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना है कि पहला ऑर्गेनिज्म कौन था, तो वो बीजीए था, ब्लू ग्रीन एल्गे था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, विच आर द फॉलोइंग इज क्लोजेस्ट रिलेटिव टू द मैन से क्लोजेस्ट रिलेटिव कौन सा है, ये बताना है। तो देखो ये क्वेश्चन डायरेक्टली हमें नहीं दिखता है एनसीईआरटी में, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आपको कॉमन नॉलेज वाला होना चाहिए। लेकिन फिर भी चलो मान लेते हैं कि एनसीईआरटी में डायरेक्टली नहीं लिखा हुआ है, तो मैं इसे एनसीईआरटी के बाहर ही मानूंगा। लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है कि ये क्वेश्चन आपको बनना चाहिए, बहुत ईजी क्वेश्चन है ये, ठीक है ना, क्योंकि हर जगह दिखता है हमें। गोरिल्ला और गिब्बन ऐसा नहीं करता, चिंपैंजी है वो जीव जो कि इंसान से बहुत करीब है। एक क्वेश्चन, ये चीज का एक्सप्लेनेशन जो एनटीए ने लिखा है, वो एनटीए बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन लिखता है इस चीज के बारे में। लिख रहा है कि जो बैंडिंग पैटर्न होता है, जो मतलब कि जो देखो जब हम लोग क्रोमोसोम को स्ट्रेन करते हैं ना, क्रोमोसोम कुछ स्ट्रेन करने के बाद कुछ ऐसा दिखाई देता है, हमें उसमें बैंड्स दिखाई देते हैं, हेटेरोक्रोमैटिन और यूक्रोमैटिन। यहाँ डार्क है, यहाँ पे लाइट है, यहाँ पे ये जो लाइट है, ये लाइट है, ये डार्क है, डार्क बैंड्स हैं, उसका लेंथ है ना अलग अलग ढंग का दिखाता है। ये आपको याद होगा, आपको कहाँ आप देख सकते हैं इस चीज को, डार्क और लाइट बैंड्स को आप लोग देख सकते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में। डीएनए फिंगरप्रिंट में जाके देखोगे ना, तो वहाँ पे लास्ट पेज में यहाँ पे ABC करके दिया हुआ है, क्राइम सीन के बारे में पूछा गया है, उसमें डार्क और लाइट बैंड्स के बारे में बताया गया है एनसीईआरटी की तरह ना। उसमें फ्रेगमेंट्स के बारे में एक्चुअली बताया गया कि कौन सा फ्रेगमेंट कितना लेंथ सेम है, कहाँ पे से सेम हो रहा है, तो उसको देख के हम लोग पता लगाते हैं कौन सा आदमी क्राइम किया है। तो वो डीएनए मतलब उसी इंसान का है या नहीं, ये पता लगा सकते हैं। तो जो डीएनए का जो बैंडिंग पैटर्न होता है 3 और 6 का, जो हमारा जो ह्यूमन क्रोमोसोम का क्रोमोसोम नंबर 3 है और 6 का है, उन दोनों का जो बैंडिंग पैटर्न है ना, चिंपैंजी से लगभग 99% सेम है। एनसीईआरटी लिखता है कि 98% सेम होता है हमारा जीन, पूरी तरह से जो हमारा ह्यूमन जीनोम है पूरा 46 क्रोमोसोम, उसका जो 98% है वो बिल्कुल चिंपैंजी से सिमिलर है। यानी कि हमारे और चिंपैंजी में बस 2% का अंतर है, और उसी 2% से आप लाइव या फिर मेरे साथ आप जुड़े हुए हैं और पढ़ रहे हैं और डॉक्टर बन सकते हैं या और भी कुछ काम कर सकते हैं। तो बस वो 2%, सोचो कितना ज्यादा बड़ा डिफरेंस है हमारे और चिंपैंजी के अंदर, जो कि इतना चेंज ला सकता है। आंसर का क्लोजेस्ट रिलेटिव का मैन का चिंपैंजी होगा। डायरेक्टली एनसीईआरटी से क्वेश्चन नहीं था, इसलिए हमारा स्कोर अब 29N नहीं होकर 28N ही रह गया है। लेकिन एक बात बता दूं, ये क्वेश्चन अब बहुत लोग बोलेंगे एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, बिल्कुल बेस्ड है, लेकिन मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि तुम परफेक्टली एनसीईआरटी से जो आएगा वो हो सकता है। 28+ मानो तो ठीक है, 28 ही मानते हैं, ठीक है, आप ऐसा मन। इसमें 1-2 लाइन और मैं बताना चाहता हूँ, जो कि एनसीईआरटी के एनटीए के जो एक्सप्लेनेशन में, उसमें देखो मैं क्या कर रहा हूँ ना, आपके पढ़ाई को आसान बना रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा। आप ये सब काम खुद से भी कर सकते हैं, लेकिन एक कंपेनियन होने के कारण ना आपको आसानी हो जाएगी मेरे साथ अगर आप पढ़िएगा तो। एक थॉमस हक्सले का किताब है मैन्स प्लेस इन नेचर, ठीक है ना। उन्होंने पहली बार एप, मंकी और चिंपैन, जो मैन है, मंकी और एप और मैन है, उसके बीच में कोरिलेशन बैठाने का कोशिश किया था। उनके पहले की जो थॉमस हक्सले की किताब है मैन्स प्लेस इन नेचर, इसको याद रखना है। दूसरी बात, चार्ल्स डार्विन की किताब है डिसेंट ऑफ मैन, ठीक है ना, ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज नहीं, डिसेंट ऑफ मैन, कि मैन का जो इवोल्यूशन है वो कैसे हुआ है, उसमें उन्होंने इस बात को बताने की बहुत अच्छे से कोशिश की है, ठीक है ना। ये समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। एक चीज और ध्यान रखना कि हमारा जो ह्यूमन जो होता है ना, स्टडी ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन का स्टडी को और कल्चर को, यानी स्टडी ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन एंड कल्चर इज नोन एज एंथ्रोपोलॉजी, और उन साइंटिस्ट को हम लोग एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहते हैं। इस शब्द का एक जगह और जिक्र है एवोल्यूशन चैप्टर में हमारे, इसीलिए ये शब्द बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंथ्रोपोजेनिक एक्शन, इंडस्ट्रियल मेलानिज्म जब हम लोग पढ़ते हैं वेस्टर्न ब्यूटोलेरिया का, तो वहां पे हमें ये चीज आती है, वहां पे लिखा जाता है कि जो इंडस्ट्रियल इफेक्ट है वो होता है क्योंकि मैन के कारण, मैन ने इंडस्ट्रीज बैठाई, इस कारण से उसका जो कलर है वो डार्क हो गया। जो कि डार्क थे वो ज्यादा सेलेक्ट हो गए हैं ना, बर्ड्स बस और बस लाइट कलर मौत को चुन रही है, उसको खा रही है, तो ब्लैक कलर का जो मौत है वो ज्यादा अच्छे से सेलेक्ट हो गया, नेचुरल सिलेक्शन हो गया उसमें। लेकिन ये नेचुरल सिलेक्शन जो था वो एंथ्रोपोजेनिक था, क्योंकि वो एंथ्रोपोजेनिक मतलब क्या हुआ कि वो ह्यूमन के द्वारा था स्टिमुलेटेड, या फिर कह सकते हो इफेक्टेड, है ना। तो ऐसा कोई भी काम जिसमें ह्यूमन का इफेक्ट आता है, तो एंथ्रोपो शब्द इस्तेमाल बहुत ज्यादा अच्छे से करते हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पे इसका नाम भी एंथ्रोपोलॉजी है, मतलब होता है ह्यूमन एवोल्यूशन का और कल्चर का स्टडी करना, और उन साइंटिस्ट को एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहते हैं, और उस एक्शन को हम लोग
या फिर कह सकते हो वेरिएशन, या फिर कह सकते हो कि एंथ्रोपोजेनिक एक्शन जो हम लोग का होता है उस कारण से जो ब्लिस्टर ब्यूटिलाइडिया में कोई भी इफेक्ट आया। मान लो कि मच्छरों का जो जो मॉस्किटोज हैं उनमें धीरे धीरे पेस्टिसाइड के प्रति रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, या फिर कोई इंसेक्ट्स के में किसी भी एग्रीकल्चरल पेस्ट में इंसेक्टिसाइड के प्रति जो है रेजिस्टेंस बढ़ रही है, तो वो चूंकि हम लोग इंसेक्टिसाइड का यूज कर रहे हैं अपने फार्म फील्ड्स के ऊपर, अपने जहाँ पे किसान है वो यूज करते हैं इंसेक्टिसाइड्स का, है ना, क्या कि इंसेक्ट्स मर जाएं और फार्म को कोई नुकसान ना हो, फसल को कोई नुकसान ना हो। तो वो जो एक्शन है जिसके कारण जो जो बेस्ट इंसेक्ट है जिसमें उस केमिकल का इफेक्ट नहीं होता वो सेलेक्ट हो जाएगा, और उसके कारण वही जीन सारे के सारे आने वाले नए जनरेशन में आएंगे। इस एक्शन को हम लोग एंथ्रोपोजेनिक एक्शन कहते हैं। ये एवोल्यूशन होता है एंथ्रोपोजेनिक एक्शन के कारण, इसको इसलिए एंथ्रोपोजेनिक एवोल्यूशन भी कह सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ विथ रिकॉम्बिनेंट डीएनए दैट बैक्टीरियल सेल्स मस्ट फर्स्ट बी मेड कॉम्पिटेंट विथ मीन्स। देखो ट्रांसफॉर्मेशन मतलब क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन मतलब होता है कि टेकिंग द जीन, ठीक है ना। देखो एक ट्रांसफॉर्मेशन एक तरह का कोई भी बैक्टीरिया सेल होता है ना, उसमें 3 ढंग के हम लोग को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलते हैं, ठीक है ना, कंजुगेशन, ट्रांसडक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन। कंजुगेशन में क्या होता है कि एक पिलाई टाइप एक्सटेंशन होता है सेल का, जो कि जाकर के दूसरे बैक्टीरिया से जुड़ता है, अपना एक जीनोम या फिर कह सकते हो जीनोम का थोड़ा सा पार्ट या फिर कह सकते हो प्लाज्मिड को एक बैक्टीरिया से दूसरे प्लाज्मिड में ट्रांसफर करता है, तो एफ प्लाज्मिड भी कहता जाता है, कहा जाता है ना। तो उसके बाद क्या आता है फिर हमारे पास कंजुगेशन का ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन हमारे पास बैक्टीरियोफेज काम करता है रिप्रोडक्शन के लिए। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब क्या होता है कि जो सराउंडिंग मीडियम में कोई भी जीन है उसको बैक्टीरिया अपने अंदर ले लेता है और वो उसको अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेता है। ये ग्रिफिथ ने खोजा था, है ना, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई पे या फिर डिप्लोकोकस निमोनियाई पे, जैसा एनसीईआरटी लिखता है। तो वहां पे हम लोगों ने डीएनए के बारे में कुछ प्रूफ देखा था। यहाँ पे क्या कर रहा है एनसीईआरटी कि किसी भी रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ट्रांसफॉर्मेशन कराने के लिए, इसका मतलब कोई बैक्टीरिया के बगल में एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए हम लोगों ने रख दिया, अब हम चाहते हैं कि वो बैक्टीरिया उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को अपने बॉडी के अंदर ले ले। जब तक ये बैक्टीरिया इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को अपने बॉडी के अंदर नहीं लेगा तब तक इसका डीएनए, ये डीएनए से जो हम लोग को एंजाइम बनाना है या प्रोटीन बनाना है, ये सिंथेसाइज होगा ही नहीं, बिकॉज हमारे पास मीडियम में कोई भी राइबोसोम नहीं है जो कि काम कर सके, कोई भी एंजाइम नहीं है। तो जब बैक्टीरिया इसको अपने अंदर ले लेगा तो यहाँ पर जाकर के ये एंजाइम बनाएगा इससे। अब समझो इस बात को कि ये जो कॉम्पिटेंट बनाना का मतलब क्या होता है। कॉम्पिटेंट मतलब होता है कि बैक्टीरिया इस चीज के लिए अपने आप को सक्षम बना ले कि वो बाहर के डीएनए को अपने अंदर ले सकता है, तो इसको कॉम्पिटेंट कहते हैं ना। यू आर कॉम्पिटेंट टू बिकम डॉक्टर, यू आर कॉम्पिटेंट टू बिकम इंजीनियर, मतलब तुम्हारे पास सक्षम है, वो सक्षम बनना जो कहते हैं ना वो है कॉम्पिटेंट मतलब। अब यहाँ पर बैक्टीरिया सेल को हम लोग कैसे बनाते हैं कॉम्पिटेंट, ये पूछा जा रहा है, ठीक है ना। ये मतलब मेड कॉम्पिटेंट का मतलब क्या है वही पूछा जा रहा है जो मैंने बताया। तो क्या है कि इंक्रीज एफिशिएंसी विथ विच डीएनए इंटर्स द बैक्टीरियम, यानी कॉम्पिटेंट बनाने का मतलब क्या होता है, जो एफिशिएंसी, जिस एफिशिएंसी के साथ डीएनए बैक्टीरियम के अंदर आता है उस एफिशिएंसी को बढ़ा देना कि बैक्टीरिया बहुत जल्दी ही बाहर का डीएनए को अपने अंदर ले ले, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, इफ अ कलर ब्लाइंड मैन मैरीज अ नॉर्मल विजन मैन देयर सन्स विल बी। अच्छा इसको देखो हम लोग एक देखते हैं, चलो है ना, पहले यहाँ पे देख लेते हैं, इसका ग्राफ के रूप में ही देख लेते हैं एक्स एक्स, और ये हमारे पास ये देखो क्या है, कलर ब्लाइंड वुमेन है ना, कलर ब्लाइंड वुमेन है, इसका मतलब जो एक्स एक्स है हमारे पास उसमें दोनों के अंदर ही मेरे पास कलर ब्लाइंड वाला जीन होगा, है ना, कलर ब्लाइंड वाला जीन होगा। बिकॉज यहाँ पे जो विमेन है वो तभी हो सकती है कलर ब्लाइंड जबकि उसके पास दोनों के दोनों एक्स क्रोमोसोम के ऊपर कलर ब्लाइंड वाला जीन रहे, क्योंकि कलर ब्लाइंड एक तरह का रिसेसिव फैक्टर है, रिसेसिव है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। और ये सेक्स लिंक्ड है, इसीलिए कारण यहाँ पे एक्स क्रोमोसोम का पार्टिसिपेशन आएगा और ऑटोसोम ये पे नहीं आएगा, ठीक है। और ये हमारे पास मैन है जो कि कैसा है, मैन अगर नॉर्मल है ना, कैसा लिखा है नॉर्मल विजन मैन, तो मैन के पास तो एक ही एक्स क्रोमोसोम है, तो हेट्रोजाइगोसिटी शो करता है, इसके पास हमें कोई भी सी नहीं रहेगा, बिकॉज अगर एक भी सी रहेगा तो ये कलर ब्लाइंड हो जाएगा, हमें नॉर्मल मैन चाहिए। अब इसमें से गैमेट्स बनेंगे, गैमेट्स बनेंगे, यहाँ पर से एक गैमेट बनेगा, एक ही ढंग का गैमेट बनेगा ना, क्योंकि यहाँ पे तो दोनों के दोनों एक्स ही हैं, यहाँ पे दो ढंग का गैमेट बनेगा एक्स और वाई। अब इनसे चाइल्ड आएंगे, एक यहाँ पे जाएगा, इससे जाएगा एक्स सी और एक्स, ठीक है, ये फीमेल हुई जो कि हेट्रोजाइगोट है फॉर कलर ब्लाइंड, और एक एक्स के साथ वाई जाएगा जो कि एक मेल चाइल्ड होगा, और मेल चाइल्ड इसका मतलब हमेशा ही, क्योंकि फादर से तो हमेशा वाई आने वाला है और मदर से हमेशा एक्स ही वाला आएगा, चाहे ये वाला जाए चाहे ये वाला जाए, इसका मतलब जो मेल चाइल्ड होगा वो ऑलवेज कलर ब्लाइंड होगा, है ना, क्योंकि कभी भी कोई भी मदर के पास कोई भी एक्स क्रोमोसोम नॉर्मल नहीं है, दोनों के दोनों क्रोमोसोम के पास एक्स, जो हमारा पास जो कलर ब्लाइंड वाला जीन है वो है, तो जब वो जैसे ही मेल चाइल्ड के पास आएगा, क्योंकि मेल में तो फादर की तरफ से वाई ही आने वाला है, क्योंकि वाई ही हमारे पास
मेल कैरेक्टर्स के लिए अलग से जीन है जहाँ पे, जो कि मेल कैरेक्टर्स को सेग्रीगेट करता है बाकी जीनोम से। तो यहाँ पर जो हमारे पास एक्सी आएगा वो हमेशा फीमेल से आने वाली है, और इसलिए फीमेल से जाने वाला एक्सी है वो हमेशा डिफेक्टेड है, बिकॉज वो कलर ब्लाइंड का जीन है। तो हमारे जो जितना भी मेल चाइल्ड होंगे, जितने भी सन होंगे, वो सारे के सारे कलर ब्लाइंड होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ बोथ ओवरीज आर रिमूव फ्रॉम द रैट, अगर दोनों ओवरी हम लोग रैट से रिमूव कर दे, द कंसंट्रेशन ऑफ विच हार्मोन इज डिक्रीज इन द ब्लड। अच्छा क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझना पड़ेगा कि आपको, कि आप लोगों को चीज पता है कि नहीं। अब देखो यहाँ पे रैट शब्द का इस्तेमाल किया है, यही प्रॉब्लम कर देगा आप लोगों को। आप लोग सोचिएगा रैट क्यों, रैट तो हम लोगों ने पढ़ा ही नहीं है यार, कम से कम फ्रॉग पूछ लेते, वो एनसीईआरटी में नहीं है, कम से कम हम लोग था कि एनसीईआरटी से दिया हुआ है, ये एनसीईआरटी में कम से कम है, लेकिन हम लोग को पढ़ाया नहीं गया, लेकिन फिर भी एनसीईआरटी से तो है, लेकिन ये तो रैट पूछ लिया। ऐसा नहीं है, रैट एक मैमल है। मैमल का जितना फिजियोलॉजी होता है ना, बहुत हद तक हमारे से मिलता है। एक चीज समझ लो, डायस्टेमा, एक टर्म यूज कर रहा हूं मैं, डायस्टेमा। डायस्टेमा मतलब क्या होता है, कैनाइन नहीं होता है हर्बीवोर्स में। लेकिन अगर कोई हर्बीवोर मैमल है, जैसे कि हमारा रैबिट है, रैबिट से क्वेश्चन आता है, पहले रैबिट से क्वेश्चन आते थे एनटीए, सॉरी नीट में या फिर एआईपीएमटी कह लो, तो वहाँ रैबिट का मतलब क्या होता है कि रैबिट के पास कैनाइन नहीं होते, तो कैनाइन की जगह जो टूथ होता है ना, जो जहाँ पे दांत होते हैं, वहाँ पे जहाँ पे कैनाइन होता है वो जगह खाली होता है, वहाँ पे कोई दांत ही नहीं देखा जाता, वहाँ पे होल देखा जाता है, छेद देखा जाता है। तो उस छेद को, उस जगह को, उस खाली स्पेस को हम लोग डायस्टेमा कहते हैं। दूसरी बात, यहाँ पे रैट आता है, तो रैट भी एक तरह का मैमल है। ओवरीज में क्या होता है, ओवरीज में जो फॉलिकल्स हैं वो डेवलप हो रहे होते हैं, प्राइमरी से सेकेंडरी, टर्शियरी, फिर ग्राफियन फॉलिकल, फिर वो रप्चर होकर के सेकेंडरी ओसाइट को हमारा बाहर निकालता है ना, यानी इसको ओवुलेशन कहते हैं एलएच सर्ज के बाद। तो यहाँ पर जितनी देखो मैंने सारे के सारे जो लाइंस बोली वो सारे के सारे क्वेश्चंस हैं, ये ध्यान रखना, डायस्टेमा, एलएच सर्ज, ओवुलेशन, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, फॉलिकल, सारे के सारे क्वेश्चंस हैं। ओके ठीक है, तो अभी आगे बढ़ते हैं। देखो रैट का क्या है, बता दिया मैंने आपको सारे के सारे क्वेश्चंस। अब देखो क्या हो रहा है कि जो ग्राफियन फॉलिकल्स जो होते हैं, ग्राफियन जो फॉलिकल्स होते हैं, जो डेवलपिंग फॉलिकल होता है, जो प्राइमरी से लेकर के ग्राफियन फॉलिकल तक, जब तक फॉलिकल डेवलप होता रहता है, तो ओवरी से ना क्या रिलीज होता है, एस्ट्रोजन रिलीज होता है। ओवरी से रिलीज होता है एस्ट्रोजन, लेकिन उसमें भी अगर कोई पूछे कि कहां से होता है, तो डेवलपिंग फॉलिकल से होता है। एस्ट्रोजन इज रिलीज फ्रॉम डेवलपिंग फॉलिकल्स कह सकते हो। और अगर कोई बोले कि बहुत एकदम अच्छे से बताओ, तो क्या बोलोगे, थेका इंटरना ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। क्या बोलोगे, थेका इंटरना ऑफ, थेका इंटरना ऑफ, देखो यार राइटिंग बहुत खराब है, इंटरना ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। ठीक है, ग्राफियन फॉलिकल, मैं जीएफ लिख रहा हूँ खाली, ठीक है, ग्राफियन फॉलिकल। थेका है THECA लिखा हुआ है, इंटरना लिखा हुआ है, ठीक है ओके, थेका इंटरना ऑफ ग्राफियन फॉलिकल, ये ऑफ लिखा हुआ है यार, क्या लिख दे रहा हूँ मैं, ठीक है, ग्राफियन फॉलिकल। ये हो गया। तो यहां से हमारे पास क्या रिलीज होता है, एस्ट्रोजन रिलीज होता है। आंसर यही होगा, अगर ओवरी हटा देंगे हम लोग तो क्या डिक्रीज हो जाएगा ब्लड में, एस्ट्रोजन डिक्रीज हो जाएगा। अगर कोई ये पूछे, एक थोड़ा स्लाइटली चेंज कर रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है ना, ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं मैं। आफ्टर ओव्यूलेशन, फीमेल का पूछ रहा हूं मैं, यहाँ नहीं ह्यूमन, यहाँ पे ह्यूमन कर लो, ह्यूमन कर लो, ठीक है, यहाँ पे ह्यूमन कर लो। और सोचो आंसर क्या होगा, बताना। जब लाइव सेशन होगा तो ऐसे क्वेश्चन करूंगा और आपको लाइव आंसर देना पड़ेगा, लेकिन इसका आंसर आपको शायद मुझे कमेंट बॉक्स में देना पड़े। पॉज करके बताना आंसर से क्या होगा, और फिर आंसर लिखना, मैं भी आंसर तुरंत ही बता दूंगा। इफ बोथ ओवरीज आर रिमूव्ड फ्रॉम द ह्यूमन फीमेल, ठीक है ना, यहाँ ह्यूमन फीमेल लिख दो, ठीक है, ह्यूमन फीमेल, आफ्टर ओव्यूलेशन, जस्ट आफ्टर ओव्यूलेशन, if both ovaries are removed from the human female just after ovulation, that is on the 14th day of menstrual cycle, वो एवरेज ले रहे हैं, the concentration of which hormones is decreased in the blood, okay, ऑप्शंस हैं, ऑक्सीटोसिन, दूसरा है मेरे पास प्रोलैक्टिन नहीं है, दूसरा है एस्ट्रोजन, ठीक है ना, तीसरा है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, और चौथा यही रख लो। बताओ आंसर क्या होगा, पॉज करो वीडियो, सोचो क्या होगा आंसर, बता दिया आंसर। आंसर होगा इसका एस्ट्रोजन नहीं, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, बिकॉज हमारे पास सोचो, जब भी हमारा ओवरी से ओव्यूलेशन हो चुका होता है तो ग्राफियन फॉलिकल कॉर्पस ल्यूटियम बन जाता है, वहां से प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होने लगता है, प्रोजेस्टेरॉन का जो मात्रा है ब्लड में बढ़ जाता है, एस्ट्रोजन अपने आप पहले ही घट चुका होता है, जैसे ही ओव्यूलेशन होता है एस्ट्रोजन अपने आप घट जाता है। ये ग्राफियन जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल का आप लोग एनसीईआरटी में डायग्राम जाकर देखोगे तो वहाँ पे आपको एस्ट्रोजन का 2 पीक दिखाई देगा, लेकिन प्रोजेस्टेरॉन का एक ही पीक दिखाई देगा। वो एक पीक ये बता रहा है कि ओव्यूलेशन होने के बाद प्रोजेस्टेरॉन बढ़ जाता है, क्योंकि इंटरमीडिएट को उसको डेवलप कराना होता है। आंसर यहाँ पे सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, which of the following crops has been brought from India brought to India from the New World? न्यू वर्ल्ड से कौन से क्रॉप को यहाँ लाया गया है। अब न्यू वर्ल्ड किसे कहते हैं, देखो न्यू वर्ल्ड हम लोग कहते हैं नॉर्थ और साउथ अमेरिका को, ठीक है ना।
क्योंकि ये क्रॉप्स जो है ना, देखो 300-400-500 साल के पहले जितना भी है ना, जो भी यूरोपियन कंट्रीज थे और जो एशियन साउथ एशियन कंट्रीज हैं, चाइना या फिर जो कि सेंट्रल एशिया से आता है, मंगोलियन या फिर इंडियन मेसोपोटामियन, जो भी कंट्रीज हैं, ये भी हमारा जो कल्चर था वो लगभग लगभग एक साथ था। बिकॉज यहाँ पे बहुत बड़ा पैसिफिक ओशन बीच में नहीं आता है, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका बिल्कुल अलग से एक देश के रूप में, अलग से कॉन्टिनेंट ग्रुप में मौजूद था। कई सारे क्रॉप्स वहां पे थे जो कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होने के पहले तक नहीं आए थे, ठीक है ना, बाकी दुनिया में बाद में आए। यहाँ तक आपको पता होगा कि आलू जो है, पोटैटो जो है ना, हमारे पूरे भारत में, और जो कि कह सकते हो कि बहुत सारे रिलीजन्स में भी पोटैटो बहुत एक व्यंजन के रूप में, मतलब खाने के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। कोई भी पूजा या फिर कोई भी कुछ भी हो, मतलब रिलीजियस टाइप ओकेशन, तो आलू की सब्जी तो जरूर बनती है। लेकिन एक बात का आपको हैरानी होगी जान करके कि पोटैटो को ना बहुत हद तक इंडिया में इंट्रोड्यूस करने के लिए ब्रिटिश एम्पायर जिम्मेदार है, ठीक है ना। हालांकि ब्रिटिश एम्पायर के पास पोटैटो बहुत पहले आ चुका था, लेकिन फिर भी पोटैटो जो है ना, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका का डिश है। आंसर इसका कैश्यू नट, पोटैटो और रबर है, ठीक है ना। ये न्यू वर्ल्ड से आए हैं इंडिया में, ये पहले इंडिया में नहीं होते थे जो ओरिजिनली। अब सोचो, आलू और प्याज के बिना तो इंडिया रह ही नहीं सकता, है कि नहीं। तो ये समझने वाली बात है, ये समझना बहुत जरूरी है कि पोटैटो हमारा अपना फूड नहीं है। मतलब कि जो हमारे पास 1000 साल पहले उग रहा होता, वो पोटैटो हमारे पास ऐसा नहीं था। पोटैटो अभी कुछ 300 से 400 सालों पहले से हमारे देश में उपजाया जा रहा है, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़े, पक्का, चलो देखो आगे बढ़ते हैं। बहुत कुछ और भी लिखा हुआ है एनसीईआरटी के एनटीए के ऐप में, हम लोग सब डिस्कस करेंगे जब हम लोग लाइव आएंगे। बिकॉज यहाँ पे मैं सारा चीज दिखा नहीं सकता आपको, तो वरना आपको लिखा हुआ मिलेगा तो आपको समझ में भी आएगा सारी चीजें, ठीक है। बोटानिकल नेम ऑफ कॉलीफ्लावर, अच्छा क्वेश्चन है, बिकॉज यहाँ पे आपको इसके साथ वैरायटी भी याद रखना पड़ेगा। देखो हम लोग जब नाम यूज करते हैं ना साइंटिफिक में, तो बहुत सारी चीजें हैं, सब स्पीसीज होता है, वैरायटी होता है, फिर ट्राइब होता है ना, सब फाइलम होता है, तो बहुत कुछ होता है। तो हमारे पास जो मेजर 7 हायरार्की है ना, उसमें अलग अलग चीजें भी हम लोग ऐड करते हैं। सब स्पीसीज हम लोग एनिमल्स के यूज करते हैं, वैरायटी हम लोग प्लांट्स के लिए यूज करते हैं, ये चीज ध्यान रखना। बोटानिकल नेम ऑफ कॉलीफ्लावर क्या होता है, ये होता है ब्रासिका ओलेरेसिया बोट्राइटिस, बोट्राइटिस, ठीक है, ब्रासिका ओलेरेसिया बोट्राइटिस। इसमें से एक ना, ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस क्या है, सरसों है ना, सरसों है ये ध्यान रखिएगा। कैपिटाटा क्या है, जरा सोच के बताओ, कैपिटाटा क्या होगा बताओ। ब्रासिका ओलेरेसिया कैपिटाटा क्या है। ब्रासिका ओलेरेसिया कैपिटाटा जो है वो है हमारे पास कैबेज, पत्ता गोभी। कॉलीफ्लावर क्या है, फूल गोभी, तो ये फूल गोभी है। कॉलीफ्लावर लिखा हुआ है ना, फूल गोभी है, बोट्राइटिस। लेकिन कैपिटाटा क्या होता है, कैपिटाटा होता है कैबेज, पत्ता गोभी, ठीक। आगे बढ़ते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ सिम्टम्स ऑफ क्लोरोसिस, क्लोरोसिस मतलब क्या होता है कि हमारा जो लीफ है वो येलोइंग हो गया है ना, वो येलोइंग हो गया ओल्ड होने के कारण। अ स्टूडेंट इनफर दैट दिस वाज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ नाइट्रोजन, मतलब कि एक स्टूडेंट ने देखा कि एक पत्ता जो है वो क्लोरोसिस का सिम्टम्स उसमें दिखाई दे रहा है। बाद में उसने ये पता लगाया कि ये जो सिम्टम दिखाई दे रहा है वो नाइट्रोजन की कमी से दिखाई दे रहा है, डिफिशियंसी ऑफ नाइट्रोजन की कमी से दिखाई दे रहा है। अब अगर इस इन्फेरेंस को हम लोग करेक्टली ध्यान से देके एज्यूम करें, तो येलोइंग ऑफ लीव्स फर्स्ट अपीयर कहाँ होगा। अगर नाइट्रोजन की कमी से होने वाला कोई सिम्टम है तो पहले कहाँ पे वो सिम्टम कॉज होगा, ये बताना है। नाइट्रोजन कैसा है बताओ, नाइट्रोजन कैसा है। नाइट्रोजन मतलब क्या होता है, नाइट्रोजन मतलब एक कंपाउंड है जो कि हमारे लिए क्लोरोफिल बनाने में भी हेल्प करता है, ठीक है ना। क्लोरोसिस मतलब क्या होता है कि येलो कलर हो जाता है, नॉन सिंथेसिस ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल डिस्ट्रक्शन होता है, उसके बाद क्या बोलते हैं वो क्लोरोसिस, हमको येलोइंग ऑफ लीफ दिखाई देता है, ठीक है। ओल्ड लीव्स में ये हमें दिखाई देगा पहले, ठीक है, ओल्ड लीव्स में, बिकॉज नाइट्रोजन कैन बी ट्रांसपोर्टेड। जब भी कोई लीफ ओल्ड होने लगता है तो जो भी इमोबाइल एलिमेंट्स होते हैं उनको छोड़कर जो मोबाइल एलिमेंट्स होते हैं वो ट्रांसपोर्ट होकर के यंग लीफ में चले जाते हैं। और चूंकि जो मोबाइल एलिमेंट्स होते हैं उनके ट्रांसपोर्टेशन के कारण जो लीफ होता है वो बहुत ज़्यादा ही उस एलिमेंट की कमी को महसूस करता है, और इस कारण से वहाँ पे उस एलिमेंट के डिफिशियंसी सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आंसर होगा इसका ओल्ड लीफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। एडेनिन थाइमिन इन द डबल स्टैंडर्ड डीएनए 60% एंड द अमाउंट ऑफ ग्वानिन इन दिस डीएनए विच शार्गोफ रूल याद है कि नहीं। शार्गोफ रूल क्या कहता है, शार्गोफ रूल कहता है कि एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ पेयरिंग करेगा और ग्वानिन हमेशा साइटोसिन के साथ पेयरिंग करेगा। डबल बॉन्ड यहाँ पे होगा और ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे होगा, ठीक है।
अब यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि एडेनिन और थाइमिन अमाउंट पूछा गया है डीएनए में। तो कोई भी एक डीएनए होता है ना, तो डीएनए में हमें पता रहना चाहिए कि एडेनिन हमेशा इक्वल है थाइमिन के और ग्वानिन हमेशा इक्वल होगा साइटोसिन के। और टोटल परसेंटेज हमेशा हम लोग 100% पे कैलकुलेट करते हैं, यानी टोटल कितना भी परसेंटेज होता है तो हम लोग 100% बोलते हैं ना, कोई भी चीज़ 100% होती है। तो 100% में से बता रहा है क्या कि एडेनिन और थाइमिन मिल करके 60% बना रहा है। अगर ये 60% बना रहा है तो ग्वानिन और साइटोसिन मिलकर के 40% बना रहा होगा। तो आधा आधा कितना होगा, एडेनिन 30% होगा, थाइमिन 30% होगा, मिलकर 60%, ग्वानिन 20, साइटोसिन 20 और ये मिलकर के बनाएगा 40%। बोल रहा है द अमाउंट ऑफ ग्वानिन इन दिस डीएनए विल बी। अच्छा है 40 को नीचे लिखा है, 20 पहले लिखा है ऑप्शन, बहुत अच्छी बात है। अगर 40 पहले होता तो ज्यादातर लोग 40 लगाते हैं, बिकॉज 40 जो होता है परसेंटेज वो 60 से 100 में से 60 माइनस करेंगे तो 40 आता है, लेकिन वो 40 जो है ना वो ग्वानिन प्लस साइटोसिन के लिए आंसर है, ठीक है ना, ग्वानिन प्लस साइटोसिन के लिए आंसर है, लेकिन 20% सिर्फ ग्वानिन के लिए आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। वेक्टर ऑफ काला आजार डिजीज इज। कालाजार डिजीज जो होता है वो होता है लेशमैनिया डोनोवानी से, एक तरह का ये फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोआ है, ठीक है ना, प्रोटिस्टा ग्रुप में आता है। इसी एक डिजीज और होती है स्लीपिंग सिकनेस, है ना, ट्रिप्नोजोमा से। तो वो चीज़ यहाँ पे नहीं पूछा गया, यहाँ पे कालाजार के बारे में पूछा गया है। और कालाजार जो है उसका जो वेक्टर है, देखो डिजीज कॉजिंग एजेंट जो है वो है लेशमैनिया डोनोवानी, लेकिन जो इसका वेक्टर है वो होता है फेलोबॉटमस, ठीक है, वो होता है फेलोबॉटमस। और इसका कॉमन नेम है सैंड फ्लाई, ठीक है, कॉमन नेम है सैंड फ्लाई, इसे याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये डायरेक्टली क्वेश्चन है और ये एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन है। अच्छा, हम लोग एनसीईआरटी का स्कोर नहीं ना काउंट कर रहे, चलो एनसीईआरटी का स्कोर पहले काउंट कर लेते हैं। हम लोग कितने क्वेश्चन हम लोग ने कर लिए, लेट मी सी, मैं पॉज कर रहा हूँ वीडियो को, एनसीईआरटी स्कोर काउंट करते हैं पहले। तो देखो ये क्वेश्चन हमारे पास एनसीईआरटी से था, हमारा स्कोर इस क्वेश्चन में आके 29N हो गया। ये क्वेश्चन भी एनसीईआरटी से था, इस क्वेश्चन में आकर हमारा स्कोर 30N हो गया। ये क्वेश्चन में एनसीईआरटी से था, इसलिए हमारा क्वेश्चन जो है 30N के बाद हो गया 31N, बिकॉज ये कॉन्सेप्ट जो है बिल्कुल सेम है, ठीक है ना, 31N हो गया ना। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी से मैं नहीं मान सकता, ठीक है ना, एनसीईआरटी क्वेश्चन नहीं है, तो 31N ही रह जाएगा हमारा स्कोर यहाँ पे भी। तो यानी हमारे पास 5 क्वेश्चन अभी लैक चल रहा है, यानी कि 36 में 5 क्वेश्चन हमारे पास बाहर से थे। ये क्वेश्चन भी हम लोग एनसीईआरटी से मानेंगे, कॉमन नेम का क्वेश्चन है ये, ठीक है ना, ये ओल्ड एनसीईआरटी में दिया हुआ है, न्यू एनसीईआरटी में बिल्कुल भी नहीं है, आई नो दिस, लेकिन बहुत कॉमन नेम है। तो क्या करें, एनसीईआरटी से माने कि नहीं माने, तो ठीक है नहीं मानते हैं, अभी हमारा इसको 31 ही एन रह जाएगा। तो हमारे पास अभी 6 क्वेश्चन लैक कर गया। ये क्वेश्चन बिल्कुल एनसीईआरटी से दिया हुआ है, तो हमारा इसको 32N हो जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, ये भी क्वेश्चन एनसीईआरटी से है, तो हमारा इसको 33N हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख रहे हैं, ये क्वेश्चन भी एनसीईआरटी से है, ठीक है ना, डिजीजेस पढ़नी है हमें, और ये क्वेश्चन मैं बिल्कुल एनसीईआरटी से मानूंगा, बिल्कुल एनसीईआरटी से मैं बाहर इसको नहीं मानने वाला। तो हमारा इसको 33 के बाद 34N हो गया, ठीक है, हमारा इसको 34N हो गया। आगे बढ़ रहे हैं। अब ये क्वेश्चन भी एनसीईआरटी से है, 35N हो गया हमारे पास स्कोर, ठीक है हमारा। आगे बढ़ते हैं, देखो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आर द एंजाइम्स विच। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या है, तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस मतलब क्या होता है, ऐसा एंजाइम जो कि डीएनए को एक स्पेसिफिक पैटर्न पे काटे, यानी कि जो इस डीएनए में बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होते हैं, उनमें पैटर्न होता है AGTCC करके, मतलब बहुत सारा पैटर्न होता है, तो वहाँ पे उसको एक स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस पे काटता है वो। रेस्ट्रिक्शन मतलब क्या होता है, रेस्ट्रिक्शन मतलब ये नहीं होता है कि वो एक स्पेसिफिक सीक्वेंस पे काटता है, रेस्ट्रिक्शन वर्ड जो है वो वहाँ से लाया गया है, क्योंकि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को हम लोग बैक्टीरिया से निकालते हैं। बैक्टीरिया में ये एंजाइम बनते हैं ताकि वायरस की डीएनए को रेस्ट्रिक्ट किया जा सके, उनके ऊपर अटैक करने के लिए, उनके ऊपर काम करने से। इसीलिए रेस्ट्रिक्शन वर्ड का मतलब होता है कि रेस्ट्रिक्टिंग द ग्रोथ ऑफ वायरस इन द, या फिर कह सकते हो बैक्टीरियोफेज इन द बैक्टीरिया। और बैक्टीरिया इसको अपने एक तरह से डिफेंस मैकेनिज्म के रूप में यूज करता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस उसी पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस जो कि हो सकता है कि बैक्टीरिया में भी प्रेजेंट हो, उसको क्यों नहीं काट देता, क्योंकि बैक्टीरिया का जो डीएनए होता है उसमें मिथाइलेशन होता है उस सीक्वेंस का। इसी कारण से रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस उस सीक्वेंस को जो कि बैक्टीरिया में भी मौजूद है, वही पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस जिसको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस काटता है, लेकिन फिर भी उसे नहीं काट पाएगा। रीजन बिकॉज वहां पे मिथाइलेशन हो चुका है। तो 3 क्वेश्चन यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व कर लिए। अभी इस क्वेश्चन में बात करते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आर एंजाइम्स विच क्या करता है बताओ, रिकॉग्नाइज करता है ना, कट करता है स्पेसिफिक पोजीशन विद इन डीएनए मॉलिक्यूल, एक स्पेसिफिक पोजीशन को रिकॉग्नाइज करके कट कर देता है, ठीक है ना। ये जो लिखा है रिकॉग्नाइज स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस फॉर बाइंडिंग, नहीं बाइंडिंग डीएनए लाइगेज का थोड़ा बाइंडिंग कराता है। रेस्ट्रिक्ट द एक्शन ऑफ एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज के लिए एक्शन को भी खत्म नहीं करता ये। रिमूव न्यूक्लियोटाइड्स फ्रॉम द एंड्स, नहीं ये बीचों बीच काटता है, ठीक है ना, बीचों बीच काटता है।
हमारा स्कोर इस क्वेश्चन में था 35n, इस क्वेश्चन में देखते हैं 36n हो गया। ये भी डायरेक्टली इम्यून सिस्टम से क्वेश्चन है। द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हमारी बॉडी का, देखो अलग अलग लाइन ऑफ डिफेंस होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है ना। जो कि सबसे अंदर का जो लाइनिंग है डिफेंस का वो हमारे पास एंटीबॉडीज और WBCs हैं। हमारे लिए सबसे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो है वो स्किन है। स्किन हमारे बहुत सारे बैक्टीरिया और जर्म से बचाता है, ठीक है ना। ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, डायरेक्टली एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ये प्रोवाइड करता है एक बैरियर के रूप में हमारे लिए, ठीक है। ये माइक्रोब्स का एंट्री को हमारे अंदर स्किन के आने से रोकता है। और इसमें कौन सा वो लेयर है जो कि जर्म प्रूफ लेयर की तरह काम करता है। स्किन में कई सारे लेयर्स होते हैं, वो लेयर का नाम है स्ट्रैटम कॉर्नियम, ठीक है। उस लेयर का नाम है स्ट्रैटम कॉर्नियम। और स्ट्रैटम कॉर्नियम क्या काम करता है, हमारे स्किन को जर्म से बचाता है, हमारे बॉडी को जर्म से बचाता है। हमारा स्कोर 36n है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखो, अच्छा चलो ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है। हालांकि पैपिला के बारे में उतना ज़्यादा हमारे पास एनसीईआरटी में नहीं लिखा गया है, तो इसको क्या करें, 30 से माने कि नहीं माने। हमारा स्कोर अभी तक 36n था। पहले सॉल्व कर लेते हैं फिर सोचते हैं इस बारे में, ठीक है। बोल रहा है कि पैपिला विदाउट टेस्ट बर्ड इन ह्यूमन टंग, हमारे बॉडी में जो पैपिला होते हैं अलग अलग ढंग के टंग के ऊपर, उसमें से कौन सा पैपिला, देखो एक चीज देखो, कौन सा पैपिला में क्या नहीं होता, कौन सा पैपिला में हमारे पास टेस्ट बर्ड नहीं होता है। तो जो सेंटर में जो पैपिला होते हैं ना, टंग के एकदम सेंटर में जो पैपिला होते हैं यहाँ पे, उनके पास जो है ना टेस्ट बर्ड नहीं होता, ठीक है। ये ध्यान रखना। आंसर इसका फिलीफॉर्म होगा, ठीक है। इसका आंसर फिलीफॉर्म होगा। फिलीफॉर्म पैपिला के पास टेस्ट बर्ड हमारे ह्यूमन बींग्स में एक्चुअली नहीं होता है, ओके। फिर हम लोग और आगे बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन को क्या करें, इस क्वेश्चन को मान लेते हैं हम लोग एनसीईआरटी से, है ना। देखो एनसीईआरटी में बहुत कुछ दिया हुआ है हमारे पास। देखो मैन के पास यहाँ पे एक पैपिला, यहाँ पे एक और होता है, इसको फोलिएट पैपिला कहते हैं, ठीक है ना। और ये फोलिएट पैपिला ना मैन में नहीं होता है मौजूद, मैन में नहीं होता मौजूद, ठीक है ना। तो हमारे पास जो 4 पैपिला होते हैं, 4 टाइप के पैपिला होते हैं, फिलीफॉर्म, फंजाइफॉर्म, फोलिएट और सर्कमवैलेट। तो यहाँ पे हमारे पास फोलिएट पैपिलाज नहीं होते हैं हमारे टंग में। हमारे पास बस फिलीफॉर्म, फंजाइफॉर्म और सर्कमवैलेट पैपिला होते हैं, जो लार्जेस्ट पैपिला होते हैं, ठीक है ना। लार्ज नॉब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिसके पास टेस्ट बर्ड भी होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में टेस्ट बर्ड होता है सर्कमवैलेट पैपिला के पास। उसी को यहाँ पे खाली और खाली वैलेट लिख दिया है। तो इसको हम लोग मान लेते हैं कि एनसीईआरटी से है, ये 37n है, ठीक है। कॉन्सेप्ट बेस्ड है, तो 37n हो गया हमारे पास। ये क्वेश्चन को देख रहे हैं, ये क्वेश्चन भी हमारे पास एनसीईआरटी से है, तो 37 का 38n हो जाता है हमारे पास आंसर इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। अकॉर्डिंग टू द कीमो osmotic mechanism of ATP synthesis, the force factor responsible for the ATP synthesis is, वो फोर्स जो कि ATP सिंथेसिस कराता है उसके बारे में बताना है। तो देखो ATP सिंथेसिस कहीं भी हो रहा हो, चाहे माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा हो, चाहे क्लोरोप्लास्ट में हो रहा हो, वहाँ पे हम लोग हाइड्रोजन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बिठाते हैं, है ना। क्लोरोप्लास्ट में हम लोग इनर और आउटर मेम्ब्रेन के बीच में बैठाते हैं, उस जो ग्रेडियंट होता है जो हमारे पास, वो कहाँ पे बैठाते हैं हम लोग, माइटोकॉन्ड्रिया में इनर और आउटर मेम्ब्रेन के बीच में। लेकिन क्लोरोप्लास्ट में कहाँ, थाइलाकोइड के अंदर बैठाते हैं और स्ट्रोमा के बीच में बैठाते हैं ना। उसके बीच में क्या होता है, एटीपी जनरेट हो सकता है, और वो होता है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन के कारण। बिकॉज थाइलेक्वाइड के अंदर बहुत ज्यादा आयन कंसंट्रेशन हो जाता है H+ का, और जब ये H+ बाहर की ओर पुश्ड आउट होता है एटीपेज एंजाइम से, F0 F1 फैक्टर से, है ना। तो वहां पे क्या बनता है हमारे पास, ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिलकर के एटीपी बनाता है। इसे कहते हैं कीमो ऑस्मोटिक सिंथेसिस, ठीक है ना। ये फॉस्फोराइलेशन है एकदम का, यानी मतलब एटीपी फॉर्मेशन को फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। ये किस कारण से होता है, कौन सा फैक्टर है जो कि रिस्पॉन्सिबल है एटीपी सिंथेसिस के लिए, कौन सा वो फोर्स है। ये फोर्स है प्रोटॉन मोटिव फोर्स। प्रोटॉन्स का मूवमेंट होता है, चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया हो चाहे वो हमारे पास क्लोरोप्लास्ट हो, दोनों में ही यही सेम फोर्स इन्वॉल्व होता है ताकि एटीपी जनरेट हो सके। हमारा इसको 38n था, आगे बढ़ रहे हैं। ये 39n हो गया हमारा। इसको यहाँ पे कन्वर्जेंट एवोल्यूशन के बारे में पूछ रहा है। कौन सा यहाँ पे बता रहा है कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, कहने का मतलब कि दो अलग अलग जगह से आए हैं और एक ही जगह का, एक ही तरह का हमें फैक्टर शो कर रहे हैं, ठीक है ना। अब जरा देखो, व्हेल एक मैमल है, डॉगफिश फिश है, ठीक है ना, पीसेस फैमिली से आता है। ऑस्ट्रिच थाइज है या फिर कॉन्ट्रिक थाइज है, वो आप पे मैं छोड़ रहा हूँ खोजने के लिए। डॉगफिश और व्हेल जो है, ये दोनों के दोनों पानी में रहते हैं, ठीक है, वाटर एक्वेटिक जीव है। दूसरी बात, ये लेकिन है मैमल, तो मैमल जो होता है वो बिल्कुल डेवलप हो गया है एकदम फिश की तरह, और फिश तो फिश की तरह डेवलप हुआ है। इसका मतलब दोनों का जो एंसेस्टर है
वो बिल्कुल अलग है, लेकिन दोनों के पास जो फीचर्स हैं वो बिल्कुल बिल्कुल सेम फिन्स हैं दोनों के पास, वो डेवलप हो चुके हैं। इसका मतलब अगर सेम फीचर डेवलप हो रहा है क्योंकि इन्वायरमेंट दोनों का सेम है, उस कारण से इसे हम लोग कन्वर्जेंट एवोल्यूशन कहते हैं। रैट और डॉग तो दोनों के दोनों मैमल हैं, कोई इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दोनों का दोनों यहाँ पे अलग अलग फीचर देखने को मिलते हैं। यहाँ पे हम लोग कह सकते हो इसको होमोलोगस कह सकते हो, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन कह सकते हो। बैक्टीरिया प्रोटोजोन कोई करेक्शन नहीं, स्टारफिश कटलफिश नहीं। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा ए हमारे पास, डॉगफिश और व्हेल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसका पूरा एक ऑस्ट्रेलियन मार्supial और हमारे पास प्लेसेंटल मैमल्स का एक अच्छा सा चार्ट दिया है एनसीईआरटी ने, उसे भी देखना क्योंकि उसमें बहुत सारे एनिमल्स के नेम है, उसको हम लोग को याद रखना है। ये क्वेश्चन भी हमारे पास कैसा है, एनसीईआरटी से है, तो हमारा स्कोर हो गया 40N। देखो हमारे पास 6 क्वेश्चन अभी बाहर से चल रहे हैं, है ना। इन ह्यूमन बॉडी, मैंने पहले भी कहा था कि 70 to 80%, मैंने कहा है 70 to 80%, मैंने पहले वीडियो में कहा है कि 70 to 80% पेपर ही हमारा एनसीईआरटी से है, ये बात ध्यान रखना। एनटीए के जो मॉक टेस्ट है उसमें इसके ज्यादा हो सकता है, आई नहीं, लेकिन इसके नीचे नहीं जाएगा। 70 to 80% के नीचे एनसीईआरटी के बाहर नहीं जाने वाला, 20 से 30% ही एनसीईआरटी के बाहर जा रहा है, इससे ज्यादा नहीं जाने वाला। इन ह्यूमन बॉडी विच ऑन द फॉलोइंग इज ऑटोमेटिकली करेक्ट, एनाटॉमिकली करेक्ट, एनाटॉमिकली, ऑटोमेटिकली नहीं है, एनाटॉमिकली करेक्ट। कॉलर बोन्स 3 होते हैं, कॉलर बोन्स 3 होते हैं, क्या सही है आंसर ये? नहीं, बिल्कुल गलत आंसर है। कॉलर बोन्स तो हमारे पास 2 ही होते हैं ना, 2 कॉलर बोन्स है हमारे पास, एक पेयर है ना, एक पेयर है। यहाँ पे 3 पेयर लिखा हुआ है, तो यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, एक पेयर लिखा आएगा, लेकिन होते हैं 2, है ना। क्लैविकल को कहते हैं कॉलर बोन। आते हैं स्लाइवरी ग्लैंड। स्लाइवरी ग्लैंड हमारे पास कितने होते हैं? 3 पेयर होते हैं, 3 पेयर। क्रेनियल नर्व्स, क्रेनियल नर्व्स हमारे पास 12 पेयर हैं, 12 पेयर हैं, 12 पेयर। ठीक है, फ्लोटिंग रिब्स 2 पेयर हैं, बिल्कुल सही। 11 और 12 पेयर जो होता है वो फ्लोटिंग रिब्स होता है, जो किसी सिर्फ हमारे पास वर्टिब्रा से जुड़ा होता है, आगे चल के वो स्टर्नम या फिर 7th रिब से भी नहीं जुड़ा होता है, उसको हम लोग फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। फॉल्स रिब भी इसको नहीं कह सकते हैं, इसका आंसर है फ्लोटिंग रिब्स। इन सारी चीजों के बारे में मैंने बताया है अपने स्पॉट ऑन ह्यूमन फिजियोलॉजी में, पूरा का पूरा सेगमेंट एक प्लेलिस्ट करके डाला हुआ है, 7 चैप्टर मैंने पढ़ाए हैं। ठीक है ना, हर चीज एनसीईआरटी से मैंने बताया, प्लीज जाके देखो। हमारा इसका 40N तो हो चुका है, आगे बढ़ रहे हैं। हाँ चलो ठीक है, ये भी हमारा एनसीईआरटी से क्वेश्चन है, तो 40N तो कितना हो गया था, है ना 40। चलो ये हमारा स्कोर गया यहाँ पे 41N हो गया है स्कोर। ठीक है, जितना क्वेश्चन कर पाएंगे यार हम लोग करेंगे इस वीडियो में, ठीक है ना। फिर जो क्वेश्चन बच जाएंगे उसको थर्ड वीडियो में लेके चले जाएंगे। साइट ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर्स ऑन क्रोमोसोम लाइज ऑन, कहाँ पे? देखो ये है हमारे पास क्रोमोसोम, इस चीज के बारे में हम लोग 14,000 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे ना, बताए थे। ये है प्राइमरी कंस्ट्रक्शन। प्राइमरी कंस्ट्रक्शन को हम लोग सेंट्रोमेयर कहते हैं, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन को हम लोग सेंट्रोमेयर कहते हैं। और प्राइमरी कंस्ट्रक्शन के अगल बगल होता है 2 प्लेट, उसको प्लेट कहते हैं काइनेटोकोर, इस प्लेट को काइनेटोकोर कहते हैं। और ये काइनेटोकोर से स्पिंडल फाइबर आकर अटैच होता है, ठीक है ना, जो कि इसको दोनों तरफ से, दोनों पोल की तरफ खींचता है, ये ध्यान रखना है। ओके, हालांकि मैंने यहाँ पे 2 एक ही रंग से बनाया है, ये ऐसे रहेगा, ये कुछ यूं रहता है ना, ये कुछ यूं रहता है क्रोमोसोम हमारा, ये बीच से इसको तोड़ देता है, दोनों क्रोमैटिड अलग अलग हो जाते हैं, क्रोमोसोम दोनों अलग अलग तरफ चले जाते हैं। ओके, समझ में आ गया। तो स्पिंडल फाइबर से अटैच होता है हमारा क्या, काइनेटोकोर। और ये किसके अगल बगल रहता है? प्राइमरी कंस्ट्रक्शन के अगल बगल रहता है। यहाँ पे आफ्टर सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन लिखा है, इसलिए गलत हो गया। नियर टेलोमेयर, टेलोमेयर तो यहाँ पे होता है, ये गलत हो गया। विद इन सेंट्रोमेयर नहीं, सेंट्रोमेयर के बाहर होता है, ऑन द साइड्स ऑफ सेंट्रोमेयर, जो काइनेटोकोर कहते हैं। आंसर डायरेक्टली काइनेटोकोर भी है, तो याद रखिएगा। प्राइमरी कंस्ट्रक्शन भी आए ऑन द साइड्स ऑफ प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, तो ये भी याद रखिएगा। तो 3 तरह के ऑप्शन इसके सेट किए जा सकते हैं, ऐसा ही क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है ना। हमारा स्कोर 41N है। ये क्वेश्चन हमारे पास आ गया 41N अभी तक स्कोर था। व्हाट विल हैपन इफ लिगामेंट्स आर कट और ब्रोकन, ये क्वेश्चन हमारे पास एनसीईआरटी से 42N हो गया। बिल्कुल बिल्कुल एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट बेस्ड है। लिगामेंट क्या करता है भाई? लिगामेंट करता है क्या, बोन टू बोन अटैच करता है ना, बोन टू बोन अटैच करता है लिगामेंट। और टेंडन क्या करता है? टेंडन करता है हमारे पास बोन टू, ठीक है। तो लिगामेंट क्या कर रहा है हमारे पास? बोन टू बोन अटैच कर रहा है। इसका मतलब अगर लिगामेंट टूट जाए, कट या ब्रोकन हो जाए, तो 2 बोन जो है वो एक दूसरे के साथ फिक्स नहीं रहेंगे, ठीक है। ज्वाइंट्स नहीं बनाता लिगामेंट, कोई ज्वाइंट, बोन अपने आप से बोन से बोन मिलकर के ज्वाइंट बनाते हैं, वहां पे ज्वाइंट का कोई काम नहीं आता। मूवमेंट ऑफ ज्वाइंट में भी कोई दिक्कत नहीं होगा, बोन्स फिक्स रहते हैं लिगामेंट के कारण, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, बोन्स को दो बोन को जोड़ने वाला है लिगामेंट। टेंडन में आता है डन, बोन लग रहा है कि डन है ना, बोन टेंडन, वो करता क्या है, बोन को मसल से जोड़ता है, ठीक है। ये है यहाँ पे आंसर होगा बोन विल बिकम अनफिक्स, वो फिक्स नहीं रहेंगे, अपने जगह से डिस्प्लेस हो जाएंगे। हमारा स्कोर 42N हो चुका है। बिल्कुल बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड है। अगर आपको याद रहे कि लिगामेंट क्या करते हैं, तो वहां से क्वेश्चन आराम से बन जाएगा, बिल्कुल एनसीईआरटी से, ठीक है ना। एनसीईआरटी के लाइंस उठ के नहीं आ जाता यार,
एनसीईआरटी समझने से काम बनेगा। 42N 43N यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास, है ना, 43N हो गया ना। चलो देखो आगे बढ़ते हैं। बायोगैस कंटेन्स, क्या करते हैं बायोगैस कंटेन, बायोगैस में मैक्सिमली मीथेन होता है ना, मैक्सिमली मीथेन होता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड होता है, फिर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सल्फाइड, ये सब चीज़ होती है, ठीक है। तो मैक्सिमली मीथेन होता है, 50 से ज़्यादा % मीथेन होता है, ध्यान रखिएगा। 50 to 70% मीथेन होता है। आंसर डायरेक्टली आ रहा है इसका, माइक्रोब्स ह्यूमन वेलफेयर से डायरेक्टली क्वेश्चन है ये। फिर ये आपको मिथेनोजन से भी आ जाएगा क्वेश्चन, जो बैक्टीरिया का ग्रुप है, आर्की बैक्टीरिया, वहाँ से भी क्वेश्चन इसको आप मान सकते हैं। और फिर कहाँ से इस क्वेश्चन को माना जा सकता है, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री से भी क्वेश्चन को माना जा सकता है। तो क्वेश्चन को बहुत जगह से माना जा सकता है, लेकिन ज़्यादातर टीचर एग्री करेंगे कि ये माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर से क्वेश्चन है। ये हमारा 43 का एन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, ये देखो सम प्लांट्स पीरियोडिक एक्सपोजर लाइट। हाँ चलो, ये भी हमारे पास एनसीईआरटी से क्वेश्चन है, डायरेक्टली एनसीईआरटी से क्वेश्चन दिया हुआ है, डायरेक्टली एनसीईआरटी के बहुत सारे स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। हमारा स्कोर 43N था, ये हो गया हमारे पास स्कोर 44N, है ना, इस क्वेश्चन में आकर के 43N, 42N यहाँ पे हुआ था, 43N यहाँ पे हुआ, और ये हो गया हमारे पास 44N, ठीक है ना। अभी भी हम लोग 6 क्वेश्चन पीछे हैं। चलो ठीक है, स्टेटमेंट्स पढ़ो और समझो क्या लिखा हुआ है। Some plants require periodic exposure. Some plants require periodic exposure to light to induce flowering. बिल्कुल सही, प्लांट को फ्लावरिंग इंड्यूस करने के लिए लाइट चाहिए। तभी तो हम लोग कहते हैं ना कि लाइट में लॉन्ग डे प्लांट्स होते हैं, शॉर्ट डे प्लांट्स होते हैं। हम लोग डिवीजन ही करते हैं उसी आधार पर, हम लोग डिवीजन ही करते हैं उसी आधार पर। मैं बताता हूँ एनसीईआरटी में कहाँ पे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तब तक इस स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं हम लोग। फिर क्या लिख रहा है, द फ्लावरिंग इज आइदर क्वांटिटेटिवली और क्वालिटेटिवली डिपेंडिंग ऑन एक्सपोजर टू द लाइट डिपोजिंग, हाँ, टू लो टेम्परेचर। क्या लिख रहा है, टू लो टेम्परेचर। वर्नलाइजेशन याद होगा, आप लोग को याद होगा ना, ये चीज याद होना चाहिए। क्या होता है कि हम लोग बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं ना, तो एक होता है फोटो पीरियोडिज्म, दूसरा होता है हमारे पास क्या, वर्नलाइजेशन। उसमें हम लोग लो टेम्परेचर देते हैं ताकि हमारा जो प्लांट है वो फ्लावरिंग इंड्यूस कर दे। और फोटो पीरियोडिज्म में हम लोग पास लॉन्ग डे प्लांट्स, शॉर्ट डे प्लांट्स और डे न्यूट्रल प्लांट्स होते हैं। इसका आपको मिल जाएगा ये प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के 251 पेज नंबर पे आपको मिल जाएगा ये पैराग्राफ पूरा का पूरा, और 252 पेज नंबर पे आपको वर्नलाइजेशन मिल जाएगा। ये जो लाइंस लिखी हुई है ना, ये पूरी की पूरी लाइंस जो है ना आपको एनसीईआरटी में देखने को मिल जाएंगी। वर्नलाइजेशन का पहला लाइंस है, पहला लाइन है लिखा हुआ वर्नलाइजेशन में। आपको ये 252 पेज नंबर को खोल लो, एनसीईआरटी का 11th क्लास 11th एनसीईआरटी का प्लांट फिजियोलॉजी में प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट लास्ट चैप्टर है ये, 252 पेज नंबर है, ठीक है ना, 252 पेज नंबर है, 252 पेज नंबर है। क्या लिख रहा है, वर्नलाइजेशन का पहला लाइन देखो 15.6 में, देयर आर प्लांट्स फॉर विच फ्लावरिंग इज आइदर क्वांटिटेटिवली और क्वालिटेटिवली डिपेंडेंट ऑन एक्सपोजर टू लो टेम्परेचर, दिस फेनोमेना इज नोन एज वर्नलाइजेशन, ठीक है ना। इसके एग्जांपल भी बहुत सारे क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं पैराग्राफ में, आप लोग इसे पढ़ सकते हैं। शुगर बीट है, कैबेज है, कैरेट है, बहुत सारे प्लांट्स हैं। आगे बढ़ते हैं, द साइट ऑफ परसेप्शन ऑफ लाइट और डार्क ड्यूरेशन इन स्टेम इज स्टेम एपेक्स, यही गलत है। द साइट ऑफ परसेप्शन ऑफ क्या, लाइट ड्यूरेशन या डार्क ड्यूरेशन, ये होता है लीफ, ठीक है ना, ये होता है लीफ, ओके, ये ध्यान रखिएगा। ये आपको कहाँ मिलेगा, 252 पेज नंबर पे ही वर्नलाइजेशन के ऊपर वाले पैराग्राफ में, जहाँ फोटो पीरियोडिज्म एकदम डार्क करके लिखा हुआ है, उसके नीचे वाला थर्ड लाइन वहां पे लिख रहा है, द साइट ऑफ परसेप्शन ऑफ लाइट और डार्क ड्यूरेशन आर द लीव्स। देखो इस लाइन को उठा करके यहाँ पे एनसीईआरटी लिखता है और क्वेश्चन बनाने वाले एग्जामिनर लिख रहे हैं, और यहाँ पे सिर्फ स्टेम एपेक्स चेंज कर दिए हैं। सोचो कितना ज्यादा छोटा सा चेंज है। अगर एनसीईआरटी का ये लाइन आपसे छोटा सा मिस हो गया, जो कि वहां पे एनसीईआरटी ने कोई डार्क भी नहीं किया है, ठीक है ना, डार्क भी नहीं किया, यहाँ पे बोल्ड भी नहीं किया, इटैलिक भी नहीं किया, फिर भी ये क्वेश्चन आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फ्लावरिंग इन प्लांट इज ड्यू टू हार्मोन्स प्रोड्यूस्ड इन द शूट एपेक्स। अब देखो ये चीज मैं बताता हूँ आपको कहाँ पे है लिखा हुआ, ठीक है ना। देखो जो मैंने बताया ना कि द साइट ऑफ परसेप्शन ऑफ लीव्स, उसके बाद का सेकंड के बाद थर्ड लाइन वाला लास्ट लाइन पढ़ो, उसी पैराग्राफ में, वर्नलाइजेशन के ठीक ऊपर वाला पैराग्राफ में, दिस हार्मोनल सब्सटेंस माइग्रेट्स फ्रॉम लीव्स टू शूट एपिसेस फॉर इंड्यूसिंग फ्लावरिंग ओनली व्हेन द प्लांट्स आर एक्सपोज्ड टू द नेसेसरी इंडक्टिव फोटो पीरियड। इसका मतलब फ्लावरिंग जो होता है इन हार्मोन्स के कारण वो शूट एपेक्स में होता है। हार्मोन्स बनते कहाँ है भाई, तो हार्मोन्स बनता है हमारा कहाँ पे, लीव्स में बनता है। वही लिख रहा है कि दिस हार्मोनल सब्सटेंस माइग्रेट्स फ्रॉम लीव्स, यानी कि लीव्स में बन रहा है। ये देखो एनसीईआरटी डायरेक्टली नहीं लिखता कि लीव्स में बन रहा है, लेकिन वहां पे बता दिया है कि फ्रॉम लीव्स ट्रांसपोर्ट हो रहा है। आंसर हमारा 1 to 4 करेक्ट है, 3 वाला स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। 44N स्कोर था हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग। ये क्वेश्चन भी हमारे पास बहुत इजी क्वेश्चन है यार, ये क्वेश्चन तो मैं बताने का भी मन नहीं कर रहा, लेकिन चलो ठीक बता देता हूँ। 45N हो जाएगा हमारे पास स्कोर, यहाँ पे 45N हो गया हमारा स्कोर।
इस वीडियो में हम लोग 60 क्वेश्चन तक देखेंगे, बाकी 30 क्वेश्चन लास्ट वीडियो में कर देंगे, ठीक है ना। वो भी आज ही मिल जाएगा, वो भी मैं इसके बाद लगातार शूट कर लूंगा। विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर बायनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है बायनोमियल सिस्टम के नोमेनक्लेचर के लिए बताना है। बताओ कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, पढ़ लो पॉज करके और बताओ कौन सा। बहुत इजी क्वेश्चन है। फर्स्ट वर्ड इन बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट जीनस, ना कि स्पीसीज, तो ठीक है ये वाला स्टेटमेंट गलत हो गया। बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली लैटिनाइज्ड, क्योंकि क्यों होता है, अच्छा ये बताओ तो लैटिन नहीं क्यों यूज करते हैं हम लोग, इंग्लिश या जर्मन या फिर रशियन या अमेरिकन, इंडियन, हिंदी, उर्दू, ये सब क्यों नहीं यूज किया हम लोग ने, क्योंकि लैटिन जो है एक डेड लैंग्वेज है, उसमें किसी तरह का चेंज नहीं कर सकते हम लोग, नए वर्ड्स ऐड नहीं कर सकते, इसीलिए हम लोग लैटिन लैंग्वेज का यूज करते हैं, बिकॉज इट इज ऑलमोस्ट स्टेबल लैंग्वेज, इसमें हम लोगों को कोई चेंज नहीं हो सकता कुछ भी। लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज जो है हमेशा वो डेवलपिंग लैंग्वेज है, वो हमेशा लगातार बहुत न्यू लैंग्वेज है, वो हमेशा डेवलप होता रहता है, नए नए वर्ड्स में हमेशा देखिएगा। ऑक्सफोर्ड हमेशा साल के अंत में नए वर्ड्स को ऐड करता है अपने डिक्शनरी में, इसका मतलब वो हमेशा डेवलप हो रहा है वो लैंग्वेज, अभी भी वो अपने आप को, अपना वो लैंग्वेज जो इंग्लिश है वो अभी भी कंप्लीट नहीं हो, अपने आप को एक्सपैंड करता चला जा रहा है नई नई चीज़ों के साथ साथ, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे उर्दू हो, नए नए शब्द को ऐड करते चले जा रहे हैं। यहाँ आंसर होगा बी। और लैटिन क्यों यूज करते हैं, बिकॉज इट इज अ डेड लैंग्वेज, ये भी एक क्वेश्चन आता है। अब ये जो क्वेश्चन देखो फिर से आया, हेयर लेयरिंग इज परफॉर्म्ड इन, चलो ठीक है इसका आंसर से मैं नहीं मानूंगा, लेकिन ये क्वेश्चन रिपीट है, हमारे जो पहला वाला क्वेश्चन जो हम लोगों ने लेयरिंग जहाँ पे पढ़ा था वहीं से ये रिपीट आ रहा है क्वेश्चन, ठीक है ना। और इसको देखो आंसर क्या हो जाएगा इसका, हमारा 7 क्वेश्चन अब हम लोग पीछे चले गए ना, हमारा 45 हो गया, 45 स्कोर था, अभी भी हमारे पास स्कोर 45 ही रह जाएगा, चलो ठीक है कोई बात नहीं। एयर लेयरिंग को हम लोग मार्कॉटिंग भी कहते हैं, मार्कॉटिंग भी कहते हैं। एयर लेयरिंग में क्या होता है कि हम लोग एक ब्रांच ले लेते हैं और उस ब्रांच को हम लोग हल्का सा रब करके, ठीक है ना, ब्रांच को लेकर हल्का सा रब करके वहां पर डाल डाल देते हैं पूरा तरह मिट्टी, और वो मिट्टी से क्या होता है ना कि वहां पे जो रूट्स हैं वो इंड्यूस हो जाते हैं, वहाँ पे ऑक्सीजन का भी हम लोग यूज करते हैं, कि ऑक्सीजन जो होता है रूट इंड्यूसिंग हार्मोन है, ठीक है ना। ये करते क्या है हम लोग, इस चीज़ को लीची में करते हैं, ये ध्यान रखिएगा लीची में करते हैं, आंसर इसका लीची है, बहुत फेमस एग्जांपल है। फिर एक और है इसका, लीची के लिए एक और क्वेश्चन आता है एंड नीट में, देखो ऑप्शन से ना क्वेश्चन याद रहने चाहिए, ऐसे मुझे याद है, मैंने ऑप्शन देखा लीची, तो लीची से और कितने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, एक और क्वेश्चन बनता है एरिल का, ठीक है, थर्ड इंटीग्यूमेंट वाला क्वेश्चन बनता है, कहाँ होता है ये, एनसीईआरटी से क्वेश्चन है। हमारा क्वेश्चन कितना हो गया, 46 हो गया हमारा स्कोर, है ना, 46 हो गया हमारा स्कोर, ये क्या लिख दिया, 46 हो गया हमारा स्कोर। चलो आगे देखते हैं यहाँ पे, ब्लड ग्रुप ए बी हैज नो एंटी बॉडी, है ना, कोई एंटीबॉडी ब्लड ग्रुप ए बी के पास नहीं होता, मेरे बॉडी में कोई भी एंटीबॉडी नहीं है, बिकॉज आई एम ए बी ब्लड ग्रुप। एंटीजन इनके पास दोनों होता है, रेड ब्लड सेल्स के ऊपर एंटीजन होता है, ए वाला भी है और बी वाला भी एंटीजन होता है, ए वाला भी है, बी वाला एंटीजन भी होता है, चूंकि दोनों एंटीजन है इसलिए इनके पास कोई भी ब्लड प्लाज्मा के अंदर कोई भी एंटीबॉडी नहीं मौजूद होता है। इससे मैंने आपको 2 बातें और बताई कि एंटीजन जो होते हैं वो आरबीसी के सरफेस पे होते हैं, और एंटीबॉडी जो होते हैं वो प्लाज्मा में होते हैं, आरबीसी के ऊपर नहीं होते हैं, ये चीज बता दिया, याद रखना है। आंसर ये भी 46 स्कोर हो गया हमारे पास। ये क्वेश्चन देखो यार, क्या करें इस क्वेश्चन को बताओ, इस क्वेश्चन के बारे में हम लोग क्या कर सकते हैं, सोचो जरा। ये क्वेश्चन हम लोग मान सकते हैं, चलो पहले पढ़ लेते हैं। विच ऑफ द, अभी तक हमारा उसका 46 था, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्लावरिंग प्लांट विथ नोड्यूल्स कंटेनिंग फिलामेंटस नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कौन सा फ्लावरिंग प्लांट जो है जिनके पास नोड्यूल्स होता है, जो कि फिलामेंटस नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अपने पास रखते हैं, ये बताना है आप लोगों को। अब देखो यहाँ पे फ्लावरिंग प्लांट लिखा है, देखो मैं कैसे जाता हूँ आगे ऊपर, ठीक है ना। साइकस जो है वो फ्लावरिंग प्लांट नहीं है कि नहीं है, फ्लावरिंग प्लांट है ना कि नहीं है, नहीं है ना फ्लावरिंग प्लांट, बिकॉज ये तो जिम्नोस्पर्म है ना, ये एंजियोस्पर्म नहीं है ना, कंफर्म ना, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम लोग देख रहे हैं इसमें कैसे आएगा, आगे बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कौन सा प्लांट है जो कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया को, फिलामेंटस नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अपने अंदर रखता है, ठीक है ना। देखो फिलामेंटस कोई बोले ना तो हम लोग वहां पे हम लोग राइजोबियम को काउंट नहीं करेंगे, पहला चीज, ठीक है। फिलामेंटस से हमारा राइजोबियम जो था वो काउंट अब नहीं होगा, तो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये तो जिम्नोस्पर्म था, ये तो कैंसिल हो गया, बिकॉज हमारे पास एंजियोस्पर्म से यहाँ पे फ्लावरिंग प्लांट का मतलब है, और फ्लावरिंग प्लांट एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म को एक और नाम से जानते हैं हम लोग, मैग्नोलियोफाइटा भी कहते हैं एंजियोस्पर्म को, लिख लो इसको याद रखना, मैग्नोलियोफाइटा, जैसा क्वेश्चन दे रहा है आज का एनसीईआरटी ना, मैग्नोली, अरे यार, MAG, मैग, NOLIO, ठीक है, और फाइटा का इस पे जानते हो PHY,
टी है, ठीक है, फाइटा, ये है मैग्नोलियो फाइटा। मैं राइटिंग थोड़ा सुधारूंगा यार अपना, ठीक है, मैग्नोलियो फाइटा, इसको एंजियोस्पर्म को मैग्नोलियो फाइटा भी कहते हैं। आते हैं साइसर एरिएंटम पे। साइसर एरिएंटम क्या है? काबली चना है, काबली मटर, चिकन पी है ना, जो कि छोले भटूरे में बनता है, चना है, इसको लेग्यूम है, ये लेग्यूम है, लेकिन फैबेसी फैमिली से है। हमारा कोटोलैडिया जुनसिया जो है ये भी सन हेम्प है, जो कि ये भी फैबेसी फैमिली से है। लेकिन दोनों के दोनों में हमारे पास राइजोबियम आएगा, बिकॉज हम लोग जानते हैं कि कोई भी लेग्यूमिनेसिव प्लांट है तो उसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन अपने आप होता है, रूट नोड्यूल्स में होता है ना, लेकिन वहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सिंग के लिए फिलामेंटस नहीं होता माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एक चीज ध्यान रखना है, वहाँ पे फिलामेंटस माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होता है, वहाँ पे राइजोबियम होता है, बैक्टीरिया होता है, ठीक है ना, वो फिलामेंटस नहीं होता है। ओके, ये ध्यान रखना है, यही क्वेश्चन, यही पॉइंट यहाँ पर इसको डिफ्रेंशिएट कर रहा है बाकी तीनों ऑप्शन से। ओके, बाकी तीनों ऑप्शन को हमारा जो यहाँ का आंसर क्या है, कैजुआरिना इक्विसेटिफोलिया इसका आंसर है, और यही उसको डिफ्रेंशिएट कर रहा है बाकी तीनों से, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आंसर कैजुआरिना इक्विसेटिफोलिया होगा, और यहाँ पे ये तीनों ऑप्शन नहीं होंगे। फिलामेंटस और फ्लावरिंग प्लांट से हम लोग ने इस ऑप्शन को, इस आंसर पे हम लोग पहुंचे हैं। ये सीसर एरिएंटम, साइकस और क्रोटोलैडिया सारे के सारे नाम एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, कैसुआरिना भी नाम एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसलिए हम लोग इसको 47 मानेंगे स्कोर हमारा। और हमारा जो स्कोर 47 इसीलिए हुआ इस क्वेश्चन के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट था ये क्वेश्चन, और ये एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट बेस्ड है, बिल्कुल बिल्कुल डायरेक्टली एनसीईआरटी आपको नहीं मिलेगा, फिर भी आपको ये एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट बेस्ड है। मैं इसे एनसीईआरटी के बाहर बिल्कुल नहीं मानूंगा। अगर आप फिर भी बोलिएगा सर आपको मानना पड़ेगा, तो भैया नहीं, गलती है, नहीं मान सकता मैं इसे एनसीईआरटी के बाहर। ये क्वेश्चन में एनसीईआरटी का है हमारे पास, ये हो गया हमारे पास 48, ठीक है ना। मेमोरी ग्लैंड जो होता है वो किसका मॉडिफिकेशन है वो बताना है हमें, तो मेमोरी ग्लैंड स्वेट ग्लैंड का मॉडिफिकेशन है। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है ये, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। स्लाइवरी ग्लैंड, अब देखो स्लाइवरी ग्लैंड का मॉडिफिकेशन नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। लैक्रिमल ग्लैंड का भी, लैक्रिमल क्या है, आंसू है ना, जो फिर टीयर्स ग्लैंड जो होते हैं उसको लैक्रिमल ग्लैंड कहते हैं हम लोग। मेमोरी ग्लैंड जो होता है वो स्वेट ग्लैंड होता है, और कैसा होता है, मिजोक्राइन, होलोक्राइन या एपोक्राइन, ये होता है एपोक्राइन, ठीक है, ये एपोक्राइन होता है, APOCRINE, ठीक है, अच्छा लिखा गया यार, है ना, एपोक्राइन होता है यूथेरिया में। और प्रोथेरिया अगर कोई बोले कि जो कि प्रोथेरिया होते हैं उनमें जो है ना, जो मेमोरी ग्लैंड है वो मॉडिफाइड सेबेशियस ग्लैंड होता है, ध्यान रखिएगा। जो हमारे पास यूथेरिया है उनमें ये एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड है, ठीक है, लेकिन जो प्रोथेरिया है उनमें ये मॉडिफाइड सेबेशियस ग्लैंड है। ओके, ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर एक क्वेश्चन और ले रहा है एनसीईआरटी, वो क्या बोल रहा है यहाँ पे अंदर जो की कॉन्सेप्ट में दिए हुए, वेयर डज फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, वेयर विल द फादर्स स्पर्म कैन फाइंड एंड फर्टिलाइज एग सेल इनसाइड द मदर्स बॉडी, कहाँ पे ये होता है? ऑप्शन दिया है एनसीईआरटी के एनटी ऐप ने, वेजाइना, यूट्रस और फैलोपियन ट्यूब। आंसर इसका होगा फैलोपियन ट्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दे रहा है, विच पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंटेन्स थाउजेंड्स ऑफ एग सेल्स, कौन सा पार्ट थाउजेंड्स ऑफ एग सेल्स को रखता है अपने अंदर? तो ओवरीज, यूट्रस, वेजाइना, आंसर होगा इसका यहाँ पे ओवरीज, ठीक है ना। ये दो क्वेश्चन एनटीए ने अपने ऐप में सॉल्यूशन के अंदर दिए हुए हैं, जस्ट थिंक अबाउट इट, सॉल्यूशन के अंदर दो क्वेश्चन दे देना, कितना अजीब सा बात है ना। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे इस क्वेश्चन से हमारा स्कोर 48 हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट मटेरियल इज वाइडली यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ कल्चर मीडियम, कल्चर मीडियम को बनाने के लिए कौन सा प्लांट को हम लोग वाइडली यूज करते हैं, सबसे ज्यादा यूज होता है? ओके, ये बताना है हमें। तो कल्चर मीडियम मतलब क्या होता है, जिसके पास अच्छे से थोड़े से हार्मोन्स हों। कल्चर मीडियम मतलब कहाँ, जहाँ पे अगर किसी सेल को रखें, हम लोग टिश्यू कल्चर करा रहे हैं तो सेल को रखें तो उस सेल को सारा का सारा न्यूट्रिशन मिले। लॉजिकल क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी से क्वेश्चन है। अगर नहीं समझ में आया है एनसीईआरटी तो कभी नहीं बनेगा। हमारा इसको 49N हो गया, पिछले बार में 48N था ना, तो 49N हो गया। और यहाँ पे देखो आंसर क्या होगा, कोकस न्यूसीफेरा होगा, बिकॉज जो कोकोनट होता है उसका जो कोकोनट वाटर होता है उसमें हमारे पास साइटोकाइनिन होता है, और साइटोकाइनिन और ऑक्सिन मिला करके हम लोग टिश्यू कल्चर में यूज करते हैं। ये तीनों बातें अलग अलग चैप्टर में लिखी हुई हैं। प्लांट हार्मोन में लिखा हुआ है साइटोकाइनेसिस के, सॉरी साइटोकाइनिन के बारे में, कोकस न्यूसीफेरा के बारे में, कोकोनट के बारे में। फिर इसके बाद कहाँ टिश्यू कल्चर में लिखा हुआ है कि ऑक्सीजन और साइटोकाइनिन के अच्छा सा रेशियो रहना चाहिए, तभी हम लोग कल्चर मीडियम में यूज कर सकते हैं उसको। तो ये सारी की सारी बातें आपको बायोटेक्नोलॉजी में, माइक्रो आपका फिर प्लांट हार्मोन्स में, ठीक है ना, मिल जाएंगी, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। आंसर हमारे पास क्या होगा, कोकस न्यूसीफेरा होगा। एनसीईआरटी से क्वेश्चन था, 49 हमारा हो गया। कोकस न्यूसीफेरा में क्या होता है, साइटोकाइनिन हार्मोन होता है, ठीक है ना। डायरेक्टली क्वेश्चन एनसीईआरटी से है। 49 के बाद हमारे पास कितना हो जाएगा, ये क्वेश्चन आंसर बताएंगे तो
एनसीईआरटी से है। 40 के 50 हो गया हमारा स्कोर, है ना। 7 क्वेश्चन फिर चल रहे हैं अभी हम लोग। 7 क्वेश्चन नहीं है ना, 50 हो गया हमारा स्कोर, है ना। चलो देखो क्या होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग शो हायर रेट ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन वहां ना होगा भाई जहाँ पे एनर्जी का जरूरत पड़ेगा, बिकॉज देखो फोटोसिंथेसिस वहां होता है जहाँ पे हम लोग एनर्जी स्टोर कर रहे होते हैं ज्यादातर। जो एक प्लांट है, जो जीवित प्लांट है, जो कि लिविंग प्लांट है, उसमें फोटोसिंथेसिस भी हो रहा होगा, उसमें रेस्पिरेशन भी हो रहा होगा, लेकिन फोटोसिंथेसिस का रेट ज्यादा होता है, इसलिए हम लोग फोटोसिंथेसिस को ही मान के चलते हैं। लेकिन कोई भी अगर सीड है जो कि जर्मिनेट कर रहा है, उसके पास कोई फोटोसिंथेसिस करने का तरीका नहीं है, उसके पास कोई भी लीफ या फिर कोई भी ग्रीन स्ट्रक्चर नहीं है, तो इसीलिए वो सिर्फ रेस्पिरेशन करेगा ग्रोथ करने के लिए, अपना एटीपी बनाने के लिए, अपने स्टोर्ड फूड को वो ऑक्सीडाइज करेगा ताकि एटीपी बना सके। तो हायर रेट ऑफ रेस्पिरेशन कहाँ देखने को मिलेगा? ड्राई सीड्स में बिल्कुल नहीं, क्योंकि जर्मिनेट नहीं कर रहा। कॉलन काइमा में नहीं, लीफ में नहीं, आंसर होगा जर्मिनेटिंग सीड्स। अब पता है ये क्वेश्चन कहाँ से आया है? जब मैंने 14,000 क्वेश्चन करा रहे थे ना, मैं कराया है ना मैंने सेल के अंदर, वहां पे ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराया है। तो जिन बच्चों ने देखा होगा उनको याद आ गया होगा मैंने यहाँ बात किया था, ठीक है ना। मैंने यहाँ पे बहुत सारी चीजों के बारे में और बात किया है। यहाँ पे हमारे पास 50 स्कोर था, यहाँ पे हमारे पास स्कोर हो जाएगा ये 51, ठीक है। 51 स्कोर हो गया। ये भी एनसीईआरटी से क्वेश्चन है। द मेन फंक्शन ऑफ लैक्टील्स इन द ह्यूमन स्मॉल इंटेस्टाइन इज एब्जॉर्प्शन ऑफ। मेरा स्पॉट ऑन ह्यूमन फिजियोलॉजी, या फिर आप किसी भी टीचर से पढ़े होंगे, ये पॉइंट तो कोई टीचर नहीं छोड़ता कि लैक्टील में फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल का एब्जॉर्प्शन होता है। ये डायरेक्टली क्वेश्चन एनसीईआरटी से है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। विलाई के बीचों बीच हमारे पास यहाँ पर लैक्टील होता है, और इसके अगल बगल वेन्स मौजूद रहते हैं। वेन्स कैपिलरी, जो ब्लड कैपिलरीज मौजूद रहती हैं, जो कि बाकी ग्लूकोज और अमाइनो एसिड को लेती हैं, लेकिन फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल काइलोमाइक्रॉन्स के रूप में हमारे लैक्टील के अंदर आता है, ठीक है ना। एपिथेलियल सेल्स में काइलोमाइक्रॉन्स का डेवलपमेंट होता है, बनता है वो, और वो फिर लैक्टील एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। और फिर ये जाकर के वापस में जाके फिर ये हमारे सुपीरियर वेना कावा सब में जाके वापस से डिपॉजिट कर देगा, वहां पर जाके हमारे पास वापस मिल जाएगा, ये हमारे ब्लड वेसल्स में डायरेक्टली आके मिल जाएगा। फैटी एसिड ग्लाइसरॉल इसका आंसर होगा। लैक्टील से हमारा फैटी एसिड ग्लाइसरॉल में एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। 51 हमारा स्कोर है। हैमरलिंग एक्सपेरिमेंट ऑन एसिटाबुलारिया इन्वॉल्व एक्सचेंजिंग ऑफ। ये क्वेश्चन काफी अच्छा है। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी से नहीं है, लेकिन क्वेश्चन पहले एनसीईआरटी में था, ठीक है ना। ये क्वेश्चन पहले, ये बातें एनसीईआरटी ने लिखी थी, अब नए एनसीईआरटी में इस क्वेश्चन को एनसीईआरटी ने हटा दिया है। ये क्वेश्चन बहुत पुराना है। एनसीईआरटी, ये सीबीएसई पीएमटी का ही क्वेश्चन है, सीबीएसई ने पूछा था इस क्वेश्चन को, और अब चूंकि एनसीईआरटी में नहीं है तो इसको हम लोग माने या ना माने वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मैं इसे एनसीईआरटी ही मानूंगा, ठीक है। हमारा स्कोर हो गया 52। कई सारे टीचर्स इस बात में डिस्कस भी करते हैं, और ये हमारा इस क्वेश्चन को एनसीईआरटी से ही मैं मान रहा हूँ। आंसर क्या होगा? हैमरलिंग एक्सपेरिमेंट्स जो था एसिटाबुलारिया के ऊपर, उसमें क्या चीज का एक्सचेंज होता है? रॉइजॉइड्स और स्टार्क का एक्सचेंज होता है। अभी बताइए कि हमारे पास ये कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है? ये हमारे सेल चैप्टर से क्वेश्चन आता है, ठीक है। ये हमारे सेल चैप्टर से क्वेश्चन आता है। आगे बढ़े अब हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे। अल्फा डाइवर्सिटी, अल्फा डाइवर्सिटी जो है ये आर.एच. विटेकर का टर्म दिया हुआ है। अल्फा डाइवर्सिटी, बीटा डाइवर्सिटी और गामा डाइवर्सिटी, ठीक है ना। ये तीनों टर्म आर.एच. विटेकर ने दिया था, और उन्होंने अलग अलग ढंग से इकोलॉजी के अंदर उन्होंने कई सारे काम किए हैं। तो उसमें अल्फा डाइवर्सिटी, बीटा डाइवर्सिटी, गामा डाइवर्सिटी बताया है। अल्फा डाइवर्सिटी वो चीज होता है जो कि एक ही जगह, एक ही एरिया में होता है, ठीक है, एक ही कम्युनिटी के अंदर होता है, उस डाइवर्सिटी को हम लोग अल्फा डाइवर्सिटी कहते हैं, ठीक है ना। उन्होंने बीटा गामा लेवल के ऊपर भी बांटा है। आर.एच. विटेकर वही है जो कि 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन देते हैं। ये इकोलॉजी से क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के बाहर से क्वेश्चन है। अब एनसीईआरटी से इसको नहीं पूछता है, तो इतना चलो ठीक है। ये 52 हमारा स्कोर रहा, तो हमारे अब 8 क्वेश्चन हमारे पास नहीं है एनसीईआरटी के बीच से। इसका आंसर है विद इन कम्युनिटी, ठीक है ना। बीटा क्या होता है? तो बीटा बताता है कि हमें कि दो कम्युनिटी के बीच का, ठीक है ना, और एक पूरे के पूरे जगह इकोसिस्टम के अंदर जो डाइवर्सिटी होता है उसको हम लोग गामा डाइवर्सिटी कहते हैं, ठीक है ना। विद इन ए कम्युनिटी हम लोग बात करेंगे तो हम लोग बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ अल्फा डाइवर्सिटी के बारे में, ठीक है। आर.एच. विटेकर ने इस टर्म को दिया था। बीटा डाइवर्सिटी और गामा डाइवर्सिटी भी आर.एच. विटेकर ने दिया है, इसको भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस वीडियो का भी एंड करते हैं, फिर थर्ड पार्ट जो है इसका वो भी आ जाएगा डायरेक्टली, आपका लगातार ही आ जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो को एंड करते हैं। हमारा स्कोर 52 हो चुका है। देख लेते हैं कितना परसेंटेज अभी तक एनसीईआरटी ने क्वेश्चन पूछा है, एनटीए ने क्वेश्चन पूछा है एनसीईआरटी से। अभी तक 86% क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी से आया है। आप 52 को अगर आप डिवाइड कीजिएगा, 5200 को अगर हम लोग डिवाइड करेंगे 60 से, तो हमारे पास आता है 86.66%। मैं 86 ही मान रहा हूँ, 87 नहीं करता इसको। 86% क्वेश्चन अभी तक एनसीईआरटी से पूछा गया है, तो सोच लो 86% कितना होता है। ओके, अब अगले वीडियो में मिलते हैं थर्ड पार्ट के साथ। तब तक के लिए टिल देन
स्टडी स्मार्ट, वर्क हार्ड एंड टेक केयर गाइस, स्टे हेल्दी।